प्लस हाइब्रिडाइजेशन और उससे पहले वीबीटी। पहली बार तीनों को एक साथ लेंगे, अभी अलग अलग ले रहे थे तो टुकड़े समेटने नहीं आ रहे हमको, तो उसको समझिएगा। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले उसको उठाते हैं। हमने ये पढ़ा बॉन्ड बनाने के लिए बस ऐसे ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी जिनके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स ना हो, एक ही इलेक्ट्रॉन है अगर, तो वो बॉन्डिंग बनाने के लिए केपेबल है वैलेंस शेल में। तो वो बॉन्डिंग बनाने से पहले हमने एक क्या बात पढ़ी, हाइब्रिडाइजेशन नाम का फिनोमेना होता है। और वो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, इंटरमिक्सिंग होना। इंटरमिक्सिंग अगर हो जाती है ऑर्बिटल्स की, तो ऑर्बिटल्स एक जैसे बिहेव करते हैं, चाहे ऑर्बिटल्स थे अलग अलग, बट हाइब्रिडाइज होके वो एक जैसा बिहेव कर रहे थे। इसीलिए हमने हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना पढ़ा। हाइब्रिडाइजेशन कितनी तरह की पढ़ी हमने, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और आज तो सारी हो जाएंगी sp3d3। ये कुछ हाइब्रिडाइजेशंस थी। एक हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों के बीच में, जो शायद आज भी ना लाऊं मैं, अगली क्लास में लेके आएंगे, dsp2। वैसे ये 12th में आती है। तो इतनी तरह की आपने हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ी और उनको निकालना सीखा, खुद से निकाला। लेकिन फिर हमने जब बात की थी लास्ट क्लास में सिर्फ कार्बन के केस में, कार्बन ने अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के कुछ साइलेंट फीचर्स थे। जो साइलेंट फीचर्स ये कहते हैं कि पाई बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड वाला ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है, वो हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं होता। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो उसके 2s में 1 और 2p में कुल मिला के एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से उठा के एक भेज दिया, ये यहाँ पहुँच गया 2p में। ये चारों अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो इन चारों का हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट होगा और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। इस पे 2 क्वेश्चन थे टेस्ट में, अभी वो डिस्कस करूँ, पहले रिवाइज करा दूँ। अगर यही कार्बन किसी भी वजह से एक भी पाई बॉन्ड बना रहा है तो एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन से हटा दीजिए हाइब्रिडाइजेशन की, यानी अब के 3 हाथ हैं सिग्मा, और सिग्मा ही हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करता है, तो कितने हो गए sp2। और अगर वही कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रहा हो, चाहे अलग अलग एटम्स के साथ चाहे सेम एटम के साथ, 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब कुल मिला के सिग्मा तो वो 2 ही बना रहा है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। अब इस पे 2 क्वेश्चन थे आपके टेस्ट में, 2-3 क्वेश्चन थे, पहले उनको देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये सिग्मा, ये पाई, दोनों के दोनों अगर ध्यान दो, कार्बन, ये वाला कार्बन दोनों साइड में कुल मिला के 2 ही सिग्मा बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ऐसे ही मैंने एक ये केस दिया था CH3CHO। क्या इसमें एक भी कार्बन CH3CHO कुछ ऐसा सा दिया था, एग्जैक्ट पे ना भी जा पाऊँ मैं तो उसके क्वालिटी सेम है। ये क्या इसमें एक भी कार्बन ऐसा है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता हो, अभी देख लेते हैं। ये कार्बन तो 3 हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर खोल के बनाइए। जहां आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाया होगा पिछले टेस्ट में, वो क्वेश्चन तुम्हारा गड़बड़ हुआ होगा। ये CH3 अलग अलग के बजाय आपको आज भी क्लास में यही काम करवाऊंगी जब तक आपकी गलतियां नहीं खत्म हो जाएगी। अभी ये टॉपिक अगली क्लास में भी चलेगा, आज भी खत्म नहीं होगा, अगली क्लास में भी फिर से रिवीजन होगा। तो कुल मिला के अगर देखो तो इस कार्बन ने बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, चारों सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा और ये तीसरा सिग्मा, और ये रहा 1 पाई। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए हैं, कुल मिला के 3 सिग्मा बनाए हैं। 3 सिग्मा बनेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। यस, ये कार्बन था जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी। यहाँ बहुत कुछ घौच पौच हुआ है, तो उसको रब करके दोबारा से एक फाइनल चीज़ मैं आपको बताऊं जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, कि हर वो कार्बन जो सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है
4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, कुल मिला के हो गया 3, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। सपोज मैं आपको ये देती CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अरेंज हाइब्रिडाइजेशंस। अब सबसे लेफ्ट में अगर आप देखो तो इस कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बना रखा है, एक पाई है मतलब 3 सिग्मा होंगे, तो ठीक है जी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp2। ठीक ठाक दिया था आपने पिछली क्लास में। अब ये CH, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड जरूर इस H के साथ होगा। तो जिसने आलस किया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ना बनाने का, बॉन्ड खोल के ना बनाने का, वो शर्तिया गलत हो जाएगा। अब हम क्यों बना के देंगे क्वेश्चन में, रेडीमेड काम करके थोड़ी दिया जाएगा, ये आपका काम होगा। इसको ओपन अप ऐसे करिए, और जब आप इसको इस तरह से ओपन अप करोगे तो आपको दिखेगा इस कार्बन ने 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी sp2। वैसे भी डबली बॉन्डेड कार्बन जो है उसकी तो sp2 ही होती है अगर एक ही पाई बॉन्ड है। तो ये वाला कार्बन 3-3 हाइड्रोजन के साथ अलग अलग सिग्मा बॉन्ड, ये रहा चौथा सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ऐसा ही एक क्वेश्चन टेस्ट में था, ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, और लगे हाथ डायमंड की भी देख लेते हैं। जब ग्रेफाइट पूछा तो अंडरस्टूड है डायमंड की आनी चाहिए। डायमंड का स्ट्रक्चर आपकी जो क्लास 10th की एनसीईआरटी और आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9th में आपको जहां एलोट्रॉपी बताई जाती है, कार्बन टेट्राहेड्रली डायमंड में 4 अलग अलग कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, मतलब कि डायमंड में कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो डायमंड वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो होगी sp3। लेकिन वहीं अगर ग्रेफाइट पूछा जाता, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की बुक में बता दूं, एक डर्टी येलो बॉक्स करके जिसमें एक लड़का बना रखा है, वो पेंसिल से कुछ लिख रहा है और उसमें ऊपर लिखा हुआ है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट। उसमें एक डायमंड भी बनाया हुआ और ग्रेफाइट का यूज बता रखा है, यूज्ड इन पेंसिल लेड्स, और एक बॉय की पूरा फोटो है जिसमें वो एक कॉपी पे कुछ लिख रहा है टू शो दैट जिस पेंसिल से ये लिख रहा है उसकी लेड जो है ग्रेफाइट से बनी है। इतना तक है 10th क्लास की एनसीईआरटी में। हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में। अब आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, भूल गए, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि क्लास 11th में डायमंड ग्रेफाइट का पूरा स्ट्रक्चर दोबारा आना है। एक कार्बन इन हेक्सागोनल रिंग्स में फर्दर 3 कार्बन से सिग्मा बॉन्डेड है, 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं। मीन्स व्हाट, चौथा नहीं है बना हुआ, कुछ है चौथे का, वो अब हम देखेंगे जिस दिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आएगा। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ये ग्रेफाइट वाला एक क्वेश्चन था जो आपकी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर मैंने डाला था कि कोई तो होगा जिसको ये दिमाग में आ जाए पढ़ के कि ग्रेफाइट कैसा होता था, डायमंड कैसा होता था। यस, इट वॉज फॉर दोज जिनको 10th का ध्यान होगा। सारा नहीं भी था तो कोई बात नहीं, एक तरीका था प्रैक्टिस डालने का कि कुछ भी किसी भी साल का कभी भी आपके सामने आए तो उसके लिए हम ग्रूम्ड रहें। और एक तो ये इशू था ही था, हाइब्रिडाइजेशन लोगों ने थोड़ी गलत पहचानी, एक इस क्वेश्चन का इशू था। अब जैसे बेंजीन मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, दोबारा देख लेते हैं। बेंजीन मैंने बताया ये स्ट्रक्चर होता है, हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन से तो जुड़ा हुआ है ही है, C6H6 होता है ना फॉर्मूला, ऐसे ही हर कार्बन अपने पड़ोस में एक इसका, अब मैं सिग्मा बॉन्डेड लोकेट करती हूँ इसमें, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और हर कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हर कार्बन ने एक बना रखा है। एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। सारे कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। तो ये कुछ आपके इश्यूज थे टेस्ट के जो मैंने ऑब्जर्व भी किए, गलतियां आप लोगों की, और कुछ लोगों ने पूछा भी। इसके अलावा टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको ना आया हो, जरा मुझे बताइए, फिर मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूं। आगे का क्या, वही उन्हीं टॉपिक्स को फिर से हम स्टार्ट करेंगे थोड़े और अपग्रेड करके। एनीबडी, टेस्ट का कोई और क्वेश्चन, खुशी, मल्हार, एनीबडी, अंश, चेतन, बताइए। मैंने पहले तो रिवाइज कराना था आपको, वो डबल सिंगल बॉन्ड वाला वो जरूरी था, वो आपको करा दिया। एटलीस्ट कार्बन के केसेस में आपसे गलती ना हो ये कोशिश करेंगे।
अब दोबारा से आ जाओ, तीनों को कंबाइन करते हैं, वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आज आपको शॉर्टकट फॉर्मूला भी दिया जाएगा। अभी तक आप कैटायंस और एनायंस की हाइब्रिडाइजेशन निकालने लायक बिल्कुल नहीं हुए, कोशिश भी मत करिएगा। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो मैं आपको दूंगी, पर उससे पहले हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने भी सीखने पड़ेंगे कैटायंस एनायन के। तो आज ही सारी चीजों को ध्यान देना है, मतलब आज अब तक का पढ़ा सारा चैप्टर सिमट जाएगा। सो वेस्पर थ्योरी क्यों आई थी? हाइब्रिडाइजेशन से ये तो सवाल का जवाब मिल गया जी, बॉन्ड सारे सेम क्यों थे, बॉन्ड एंगल सेम क्यों थी, चारों बॉन्ड लेंथ सेम कैसी थी, जबकि उसमें एक एस था और 2 पी थे। आप लोगों ने परसेंटेज भी बताई मेरे को कि अगर हाइब्रिडाइजेशन SP होती है तो उसमें S कैरेक्टर कितना होता है, 50%, उसमें P कैरेक्टर कितना होता है, 50%। ऐसे ही हमने SP2, SP3 सबके S और P कैरेक्टर भी पढ़े थे। इफ यू रिमेंबर, हमने बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़े थे। अब जरा बॉन्ड पैरामीटर्स वाले पेज पे जाइए, अगर आपके पास वही पेज है इस कॉपी में। सबसे बढ़िया यही है कि वही नोट करें, तब मैं नहीं बता सकती थी और मेरी बुकलेट में भी बता रखा है, लेकिन मैंने तब तक क्लास में नहीं बताया था। बॉन्ड पैरामीटर्स में जहां आपने बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स लिखे हैं, जिसमें एक फैक्टर आपने लिखा होगा साइज, राइट, वहीं पर एक फैक्टर बॉन्ड लेंथ को डिसाइड करने में और आपको आज नोट करवा रही हूं। तो अब क्योंकि ममता मैम ने बोला ही है, आप लोगों का डाउट मेरे पास भी आया है, ये अब आप लोग लिख लीजिए बॉन्ड लेंथ को, जहां पर मैंने बॉन्ड लेंथ डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कराए थे, जिसमें पहला फैक्टर था साइज, दूसरा फैक्टर मैंने लिखवाया था मल्टीप्लिसिटी, कि C सिंगल बॉन्ड C लंबा होगा, C डबल बॉन्ड C क्योंकि 2-2 बॉन्ड बने हुए छोटा होगा, और C ट्रिपल बॉन्ड C और भी छोटा होगा। वहां पर तीसरा फैक्टर लिख लो हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको बुक्स में दिखेगा कि हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, उससे पहले वो फैक्टर कराया नहीं जा सकता था। अब नोट करना हाइब्रिडाइजेशन कैसे बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करती है। S, ध्यान से सुनना बच्चों, लिखना पड़ेगा इसमें, S इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू P। क्यों? क्योंकि S न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। जो चीज न्यूक्लियस के ज्यादा पास होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचती भी ज्यादा है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पुल करती है, राइट? क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। अगर तो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों SP, मतलब उसमें S कैरेक्टर कितना हुआ, 50%। मैं इसको एक फ्रेश पेज पे बड़ा बड़ा बता रही हूँ, आप भी बॉन्ड पैरामीटर्स के नीचे लिखेंगे इसको। अगर है हाइब्रिडाइजेशन SP, और अगर है SP2, और अगर है SP3, सेम एटम की, और कार्बन से अच्छा क्या एग्जाम्पल है, जहां कार्बन की हाइब्रिडाइजेशंस में ये फर्क है, वहां क्या बॉन्ड लेंथ में फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि SP हाइब्रिडाइजेशन में 50% S कैरेक्टर है। SP2 में कितना S कैरेक्टर है? आप ही लोगों ने निकलवाया, 33.3% S कैरेक्टर। कहीं गलती करूं तो पकड़िएगा। इसमें कितना S कैरेक्टर है? इसमें है 25% S कैरेक्टर। इसके नीचे लिखिएगा मोर S कैरेक्टर, राइट? मोर S कैरेक्टर मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिन लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़ा है वो लिख सकते हैं मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है? मोर इलेक्ट्रो, ये 11th का 10th का है वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म, फिर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर जो थे बॉन्ड वाले, उनको ज्यादा खींचेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब मोर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा अट्रैक्शन होगा। मोर अट्रैक्शन फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से जब फोर्स ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, बॉन्ड लेंथ अपने आप स्मॉल होगी, छोटी होगी। तो अब मैं आपको कह रही हूं C सिंगल बॉन्ड C, ये भी C सिंगल बॉन्ड C, और ये भी C सिंगल बॉन्ड C।
क्या सारे सी सिंगल बॉन्ड सी सेम बॉन्ड लेंथ के होंगे? ना, डिपेंड करेगा उन कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सपोज ये कार्बन था sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, ये कार्बन था किसी के साथ डबली बॉन्डेड था, क्या कर लोगे? था, ये तो हमें तो सिर्फ इतनी सेगमेंट दे रखी है। तो इफ दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ये वो वाला कार्बन है जो sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp हाइब्रिडाइज्ड कैसे दिखाया हमने ऐसे दिखा दिया 3 लाइनें खींच के। ये हमारी डीपीपी का क्वेश्चन है। डीपीपी का क्या, मेंस और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप बताओ इसमें, इसमें और इसमें तीनों में किस में सी सिंगल बॉन्ड सी बड़ा या छोटा कुछ भी पूछ लेंगे तो देख के तो क्या लगेगा भाई, आप सिंगल बॉन्ड पूछ रहे हो तो सिंगल बॉन्ड तो बराबर ही होना चाहिए दोनों के बीच, दो सेम एटम है ना। तीसरा और आखिरी फैक्टर बॉन्ड लेंथ में क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। अब आप सोचो जहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कार्बन से बॉन्डेड हैं जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें s कैरेक्टर कितना है? 50%। देयरफॉर इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस शेयर्ड पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये सबसे स्मॉल होगा। दिस बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलेस्ट। फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला। इसको मैं और प्रॉपर लिख देती हूँ अगली शीट पर ताकि आपके पास इसी तरह से नोटेड हो। दिस बॉन्ड लेंथ कौन सी वो भी मैं इंडिकेट करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वी आर कंपेयरिंग सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज 3 कार्बन्स। एक ही चीज आपके नोट्स में मेंशन होनी चाहिए। दिस इज sp3, ऐसे ही बना लो जैसे मैं बना रही हूँ। दिस इज sp2 एंड दिस इज sp। इसके नीचे क्या लिखते हैं हम? सिंस इन sp हाइब्रिडाइजेशन 50% s character, 50% s character means most इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? ऑफ बॉन्ड। उसकी वजह से शॉर्टर द बॉन्ड, शॉर्टेस्ट इन तीनों में। इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए, आपके सामने वाले के लिए बहुत है। उसके बाद अंडरस्टूड है, बताना चाहेंगे sp2 में सिर्फ यहीं से कंटिन्यू करना है। s कैरेक्टर इज लेस, दैट इज 33%। sp3 में s कैरेक्टर इज लीस्ट, दैट इज 25%। दैट्स वाई अट्रैक्शन इज लीस्ट, अट्रैक्शन इज लीस्ट। तो बॉन्ड इज लंबा, बॉन्ड इज लॉन्ग। सो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और दूसरा कार्बन चाहे सेम था हर एक में, sp3, एक भी कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन का फर्क आ गया तो बॉन्ड लेंथ में फर्क आया था, आ जाता है। ये बॉन्ड पैरामीटर्स में आप देखोगे बॉन्ड लेंथ का तीसरा फैक्टर था। आप अगर आज मेरी उस वीडियो को भी जाके देखेंगे ना, उसमें तीसरा फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन नोटेड है, मैंने कराया नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन हाइब्रिडाइजेशन होगी उससे पहले कराने का कोई तुक नहीं बनता, हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। ये एक चीज। अब हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ अंडरस्टूड एक और चीज आ गई बच्चों। दिस इज नोटेड। कैन आई चेंज द स्लाइड? ये नोट कर लिया भव्या, खुशी? तो मैं चेंज कर दूं स्लाइड को, आदित्य अगर नोट कर लिया हो तो। अब मैं एक और बात कह सकती हूं, इसका मतलब sp3, sp2 और sp में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा। तो लगे हाथ इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड भी देख सकते हो आप लोग जब ये टॉपिक खुली गया। वैसे ये मेरे अगली क्लास का था, बट कोई बात नहीं, अच्छा है, एक चीज आगे बेस बनता जाएगा, दोबारा सुन लेंगे अगली क्लास में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन का और वेस्पर का पिटारा अभी जस्ट ढक्कन खुला है, अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है इससे।
तो मैं उस तरह से चलूँगी जैसे चलने से आपके लिए आसानी हो। मैंने आज इसमें आप लोगों की इस क्लास से करीबन 1.5 घंटा पहले एक वीडियो और डाला है मेरे पिछले साल का सेम टॉपिक का, जो मैंने क्लास में बड़ा बेसिक सा फर्स्ट लेक्चर था हमारे पास वेस्पर का। जो तो हमने जब क्लासरूम का कॉन्सेप्ट था हमारे पास लास्ट ईयर तक, तो हमने वेस्पर को जिस दिन शुरू किया उसी दिन ख़त्म किया, और उसमें मैंने अपने हाथों से कुछ पेन्स से कुछ ज्योमेट्रीज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे या इसको देखेंगे, जिसको मर्जी देखेंगे, इट्स फॉर यू। टाइम मत वेस्ट करिएगा, बस समझ आना चाहिए। अव्वल तो आज की क्लास के बाद आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा, ये मुझे पता है। सो अब हम तीनों कॉन्सेप्ट को ज़रा मिक्स करें। तीनों कॉन्सेप्ट में आज का मेरा इरादा क्या है, तीनों चीज़ें एक साथ एक एग्जाम्पल में आपको लगानी आनी चाहिए, वीबीटी, वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन। उससे पहले थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज करना ज़रूरी था, वो हमने कर लिया। लगे हाथों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमारे पास डिस्कस हो गया। अब हम आ जाते हैं वेस्पर था क्या। हमें पता था वीबीटी क्या थी, ठीक है, बॉन्ड कैसे बनता है वो बताया। फिर हाइब्रिडाइजेशन ने आके हेल्प कर दी, भाई बॉन्ड सारे एक जैसे जो थे वो एक जैसे क्यों थे। सारे बोरोन ने 3 फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनाए सारे एक जैसे क्यों थे, उन्होंने कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन का फंडा दिया। उसके बाद आखिरी चीज़ बॉन्ड की शेप, ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलैरिटी, जिसको अभी तक हम ख़त्म नहीं कर पाए हैं, वो किसने दी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने। तो वेस्पर से स्टार्ट करते हैं आज की बात। वेस्पर फिर से बात करूं मैं तो वेस्पर क्या कहता है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वो स्पेस में अपने आप को कैसे अरेंज करेगा, वो सिर्फ उसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का रिपल्शन डिसाइड करता है। और नेचर में वही ज्योमेट्री फेवर्ड होगी जिसमें रिपल्शन मिनिमम है। इसके ऊपर पूरा रिसर्च जिन साइंटिस्ट ने किया, उन्होंने आपको जो ज्योमेट्री सजेस्ट की है उन ज्योमेट्रीज में रिपल्शन मिनिमम होता है। उसके अलावा किसी और में क्यों नहीं होता वो सवाल नहीं उठ पाएगा, अब वो सवाल उठाने का लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि वी आर गिविंग यू हेयर विद द हेल्प ऑफ वेस्पर व्हाट इज द ज्योमेट्री पॉसिबल वेयर रिपल्शन इज मोर। अब मान लो जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड पे बात चल रही थी, मीथेन पे, कि आप लोग आज तक कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 या CH4 एक ही बात है, सेंट्रल एटम सेम ही है, उसके चारों तरफ 4 चीजें जोड़नी है। ऐसे में क्या गड़बड़ है, मैंने कहा, बात भी हुई थी, किसी ने पूछा भी था जी 90 डिग्री पे रिपल्शन ज्यादा था। आपका सवाल आता है 90 डिग्री पे रिपल्शन ज्यादा क्यों था। मेरा उसका काउंटर जवाब क्या आ सकता है, या एक थ्योरी का साइंटिस्ट आपको क्या दे सकता है, जो भी था रिपल्शन, मजबूरी होती तो बात अलग थी, लेकिन जब मेरे पास एक ऐसी ज्योमेट्री स्पेस में ऑलरेडी पॉसिबल है जिसमें इनके बीच का एंगल और बड़ा हो सकता है, ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के बजाय अगर 109 डिग्री हो जाए तो ऑटोमेटिक है इसमें रिपल्शन कम होगा। तो जिसमें रिपल्शन कम होगा वो मोर फेवर्ड होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ये बनाऊं। कशिश, आपका वीडियो ऑन हो रहा है तो आपका डेटा कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा, जस्ट चेक दिस। सो आप यहाँ ये देखिए 90 डिग्री पर रिपल्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा है एज कंपेयर टू 109 डिग्री, राइट। तो इसीलिए कम अगर आपके पास एंगल है तो उसमें रिपल्शन हमेशा ज्यादा है, ज्यादा एंगल के मुकाबले। तो जब तो कोई और बड़ा एंगल पॉसिबल नहीं है तब हम 90 डिग्री भी लाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि 90 डिग्री एंगल हो नहीं सकता। तो वेस्पर को आज दोबारा से समझिए, एक रिवीजन भी हो जाएगी। वेस्पर कहता है कि रिपल्शन सबसे ज्यादा हमेशा 2 लोन पेयर्स के बीच होगा। तो ये ज्यादा जगह लेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा दूर एक दूसरे को धक्का देंगे, और वही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर साथ साथ आ गए तो उसमें लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा ज्यादा एज कंपेयर टू 2 बॉन्ड पेयर। तो इसको हमेशा वेस्पर को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, LP मैक्सिमम रिपल्शन, लोन पेयर, ये सारे केसेस आ जाएंगे। लास्ट क्लास में तो लोन पेयर का नाम भी नहीं ले पाए हम, तो आज की सारी क्लास वेस्पर पे ही डेडिकेटेड होगी मेनली। उसके बाद आपके पास आ जाता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, वो भी ठीक ठाक होगा, बट लोन पेयर वाले से
थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ठीक ठाक होगा। सबसे कम रिपल्शन इन तीनों में अगर पॉसिबल है तो दो बॉन्ड पेयर में। आधी स्ट्रगल तो अभी ये है कि हमें पता भी है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते क्या हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के दौरान कराया था। आज लोन पेयर बॉन्ड पेयर की सारी स्ट्रगल को हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। और कहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो उसका रिपल्शन मैक्सिमम, उनमें रिपल्शन मैक्सिमम दो एटम्स में जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में मिनिमम रिपल्शन। इसको जब हम अभी यूज करेंगे तब समझ आएगा। अभी तो आपके लिए एक सिंपल लाइन है, ठीक है लिख लेते हैं मैम, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे ना, जब मैं सल्फर का आपको स्ट्रक्चर बनवाऊंगी सल्फर डाइऑक्साइड का, तब हम कहेंगे देखो इधर भी तो वही है, इधर भी तो वही है, लेकिन इसका रिपल्शन ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड्स है। तो ये बातें तब होंगी, अभी तो आपके लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट है। जब तक स्टेटमेंट को लगाएंगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है। सो सारे के सारे स्टेप्स जो प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री में होते हैं वो मैं सिंपल मॉलिक्यूल्स का जो करा चुकी थी वो दोबारा करा रही हूं, ताकि आज मैं लोन पेयर भी करा सकूं। अभी हम स्ट्रिक्टली उन एटम्स की बात कर रहे हैं जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स होते ही नहीं। तो ध्यान दीजिए, बेरिलियम, इसका मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था। बेरिलियम क्लोराइड होगा क्या, बेरिलियम के साथ दो क्लोरीन ने बॉन्ड बनाने के लिए दो अनपेड इलेक्ट्रॉन अरेंज कराए। बिफोर अरेंजमेंट, प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन रदर, अरेंजमेंट कराने के बाद हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, और वो अब दोबारा मुझे नहीं लगता 2 बार हो चुकी है ऑलरेडी, इसीलिए 2 थे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp थी। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब 2 ऑर्बिटल्स, एक s और एक p ने मिक्स करके आपस में 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए थे। तो वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनने से पहले अपने आप को स्पेस में कैसे अरेंज करेंगे ताकि उनके बीच में एंगल मैक्सिमम हो, वो ये। बेरिलियम ने अपने 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है, इन दोनों ने अपने आप को ऐसे अरेंज किया। सोचो अगर ये ऐसे अरेंज करते अपने आप को लाइक दिस, तो कहते जी ऊपर तो एंगल काफी बड़ा आ गया, हो जाना चाहिए था ये ज्यादा स्टेबल, बट उधर नीचे से पास आ गए। सो दिस इज यूजलेस, ये ज्योमेट्री किसी काम की नहीं। एक साइड से दूर हो गई तो क्या हो गया, एक साइड से पास आ गए, रिपल्शन तो फिर वही का वही रह गया। स्पेस में हर तरह से मैक्सिमम दूरी इसकी क्या मिलेगी आपको, वो मिलेगी 180 डिग्री एंगल के साथ। जब ये अरेंज हो जाता है बच्चों, तब हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन जो भी इसके सामने आना है अपने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लेके आया और इसके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया। अगर पिछली क्लास में स्ट्रक्चर्स ना बने हो तो आज बन जाने चाहिए। ये है BeCl2 का ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम, और ये है उसका बॉन्ड लाइन डायग्राम, जिसमें आप क्लियरली बता रहे हैं कि एंगल कितना, और उसके नीचे फिर आप लिख रहे हो ज्योमेट्री का नाम, विच इज लीनियर ज्योमेट्री। ये BeCl2 का केस था। अब दिखने में 3 डायमेंशनली ये ऐसा, ये रहा बेरिलियम, ये चाहे 2H थे, अब मैं ये जो लिख रही हूं चाहे 2H थे, चाहे 2Cl थे, चाहे 2F थे, ये अब आपका जिम्मा है। ये एग्जाम्पल साथ साथ ये एक्सपेक्ट नहीं करना आज के टेस्ट में कि ये वाला एग्जाम्पल नहीं कराया था। अंडरस्टूड है अब मैं कौन से केसेस ले रही हूं इस वक्त। ए के चारों तरफ 2 एटम्स जो सेम है, बॉन्डेड है विदाउट अ लोन पेयर। AB2 केस ले रही हूं अब मैं, AB2 केस विदाउट अ लोन पेयर। तो जहां से आपने अब इसको नोट करना शुरू किया ऐसे नोट कर रहे हैं। मैंने हेडिंग क्या डलवाई है, सबसे पहले मैं आपके साथ बॉन्डेड पेयर्स वाले ही केस ले रही हूं जहां लोन पेयर है ही नहीं। तो अगर लोन पेयर नहीं और मैं जो मर्जी फॉर्मूला दे दूं, इफ इट इज AB2 विदाउट अ लोन पेयर, ज्योमेट्री विल बी आंख बंद करके लीनियर। चाहे 1000 केस उठा के ले आइए ऐसे, ज्योमेट्री विल बी लीनियर, कोई भी AB2, राइट। तो इसके स्पेशल या इसके ट्रिकी केसेस भी अभी आपके सामने आएंगे। पहले एक बेसिक राउंड हो जाए, अभी आएंगे। इसके बाद हमने किया था BF3। अगर मैं BF3 की बात करती, हाइब्रिडाइजेशन आप लोग इतने अच्छे से अब मेरे को बता लेते हैं, 2 बार हो चुकी। 3 बॉन्ड हैं, इसके एक S और 2 P इन्वॉल्व होंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp2।
और किसी को अगर हाइब्रिडाइजेशन में भी दिक्कत है वो भी बताइएगा, मेरी स्पीड उसी हिसाब से मैनेज होगी कि मैं उसी हिसाब से पढ़ूंगी कि दिक्कत है तो मैं ये भी इंक्लूड करूंगी। sp2 मतलब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। वो स्पेस में अपने आप को बोरोन कैसे लगाएगा 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ। देखिए मैं 1 गो में बना लेती हूँ, मुझे कोई काट पीट की जरूरत नहीं पड़ती, ये कॉन्फिडेंस आपको भी चाहिए। बोरोन के 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्पेस में बिफोर फ्लोरीन जॉइनिंग ऐसे अरेंज कर लेते हैं विथ एंगल 120 डिग्री प्लेनर ज्योमेट्री। अब फ्लोरीन आया और इसके साथ उसने, या क्लोरीन आया, जो भी हेलोजन आया, ब्रोमीन आया, और उसके साथ उसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना डाले। इस ज्योमेट्री को क्या नाम दिया गया था? ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। ये ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट बताता है ऐसा अरेंजमेंट जिससे इन तीनों बॉन्ड पेयर्स में, बॉन्ड पेयर रिपल्शन तीनों में सेम था, इसीलिए तीनों में एंगल भी सेम था, दूरी भी सेम थी, सब कुछ सेम था कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस ये तीनों अपने आप में ये स्टेबल वाला रख पाए। एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड की ज्योमेट्री नेचर में ये मिली, सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। अब आ जाते हैं नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स पे। अच्छा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड ऐसा दिखता है, सारे एटम जो AB3 होंगे वो ऐसे ही दिखेंगे विदाउट अ लोन पेयर। लोन पेयर के केसेस अभी 15 मिनट के अंदर आएंगे आपके सामने। अब आगे चलते हैं 4 वाला केस। 4 वाले केस में क्या देखा था हमने? चाहे CH4 हो, चाहे CCl4 हो, चाहे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हो, कुछ भी हो, यानी हम AB4 की बात कर रहे हैं विदाउट अ लोन पेयर। उसमें चारों बॉन्ड बन रहे हैं। 4 बॉन्ड जब बनते हैं कार्बन के, हम देख चुके हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, यानी 4 ऑर्बिटल्स अपने आप को स्पेस में कैसे अरेंज करेंगे। यहां तक के डायग्राम आपसे कॉपी में एक्सपेक्टेड हैं, तो ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा, हम तो ये वाला डायग्राम बना के जान छुड़ा लेंगे। ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम मांगा तो आपको ये बनाना पड़ेगा। देखिए मैं किस तरह से बना रही हूं, मेरे को कहीं पर भी पेन रब नहीं करना पड़ा है आपके सामने। लाइक दिस, फ्री फ्लो, फ्री हैंड। अंडरस्टूड है जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, टेट्राहेड्रल लिखूंगी इसके नीचे। ये अंडरस्टूड है पढ़ने वाले के लिए भी, सुनने वाले के लिए भी, और चेक करने वाले के लिए भी। ये ऑर्बिटल पीछे की साइड धक्का दिया हुआ है, ये ऑर्बिटल दोनों के दोनों आगे की तरफ है, मतलब एक तो स्क्रीन के बाहर आ रहा है, एक स्क्रीन में है, और ये स्क्रीन से पीछे जा रहा है। तो अगर मैं इमेजिन करूं ये दोनों जो ग्रीन कलर से कर रही हूं, ये तो स्क्रीन के अंदर है, स्क्रीन के प्लेन में है, ये पिंक वाला स्क्रीन से पीछे बाहर निकला हुआ है, और ये जो ब्लैक वाला है ये स्क्रीन से आगे बाहर निकला हुआ है। खैर इसकी 3D ज्योमेट्री आपने देखी हुई है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट अभी ये जो एंगल था, या ये एंगल था, या ये एंगल था, सारे एंगल बराबर थे। हाँ जी ना, आज का पूरी रीढ़ की हड्डी है, 2 साल की ये वेस्पर की। आज मैं 12th क्लास के सारे केसेस करा दूंगी। 12th क्लास में वेस्पर के करीबन 10 से 15 केसेस हैं, वो सारे आज के हैं, ठीक है, तो देखना जरूर इसको। चलिए बच्चों, सो अब ये एंगल क्या हुआ? 109 डिग्री आइडियली ये होगा जब AB4 ज्योमेट्री, AB4 आपके पास आएगा विदाउट अ लोन पेयर। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 2 तरीकों से बताया जाता है, 109.5 भी सही है, और 109 जो ज्यादातर आपको देना होगा 27 मिनट्स भी सही है। यहां तक हम लोग बहुत टेस्टफुली लास्ट क्लास में कर चुके थे, और इसको दिखाने के लिए आपको मैंने एक छोटा सा वीडियो भी यूज किया था, आज भी उसको लेंगे हम जब जरूरत पड़ेगी। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3 डायमेंशनली आप जानते हैं कि ये कुछ इस तरह से थी। अभी आपको दोबारा भी दिखाऊंगी मैं टेट्राहेड्रली। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो 3D हमारे पास थी, तो वो वाली ये देखिए, ये थी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक Cl, ये एक Cl, ये भी एक Cl, और ये भी एक Cl। अब और क्लियर व्यू है यहाँ पर मेरे पास, है ना, ये एंगल 109 डिग्री। मैं 3D ड्रॉ नहीं कर सकती, आपको दिखा सकती हूँ, सेम इज फॉर यू। ये सारे एंगल 109 डिग्री है, इसीलिए इसको रेगुलर टेट्राहेड्रल कहा जाता है। रेगुलर टेट्राहेड्रल यानी सब कुछ सेम है, चारों अटैच्ड एटम भी सेम, बॉन्ड एंगल भी सेम, और बॉन्ड लेंथ भी सेम। आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप बॉन्ड लेंथ याद करें,
आपसे बहुत हद तक एक्सपेक्टेड है, आपको बॉन्ड एंगल याद होना चाहिए। तो ये था एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये सब किसने बताया था? ये वेस्पर ने बताया था। हम जब क्लास में होते हैं तो हम 3D मॉडल्स यूज़ करते हैं, या मैं अपने हाथों में पेन लेके इस्तेमाल करके करती हूँ। शायद आपको आज के पुराने वाला वीडियो लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है उसमें शायद आपको थोड़ी और, वैसे तो खैर इससे क्लैरिटी हो जाती है। आप लोगों को जो ये हम 3 डायमेंशनल चीज़ें दिखा रहे हैं इससे काफ़ी हद तक आज क्लैरिटी आ जाएगी। टेट्राहेड्रल तक तो फाइट नहीं है, अब फाइट आती है इससे आगे भी। अब इससे आगे पहले मैं आपको नॉर्मली समझाऊंगी, उसके बाद आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी कि टेट्राहेड्रल किस तरह से अरेंज किया जाता है। ठीक है, सो अब इसमें आप एक चीज़ ये देखिए, मैं किसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, PCl5 का। इसका पूरा एक टेबल बनवाऊंगी एंड में खुद, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिए, उनकी ज्योमेट्री क्या थी, उनके बॉन्ड एंगल्स क्या थी। इसका पूरा आज एंड में एक टेबल बनेगा। PCl5 में क्या है बच्चों, AB5। AB5 मतलब 5 बॉन्ड पेयर। अब जो भी तुमको ऐसा मिलेगा, चाहे वो PCl5 मिले चाहे कोई और मिले, अगर उसमें AB5 स्केलेटन है, मींस उसके साथ सब कुछ वही होगा जो इसके साथ है। फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3, ये हम कर चुके हैं कि हमें पता है 5 बॉन्ड बनाने के लिए 3s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ पहुंचेगा, 3p में नहीं 3d में पहुंचेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पहुंचा था, और हाइब्रिडाइजेशन थी आपकी sp3d, यानी 5। अब यहां से ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम आपको कभी नहीं बोले जाएंगे, ना मैं ड्रॉ करूंगी ना आपसे ड्रॉ करे मांगे जाएंगे। आपको पता है ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ओवरलैप करने के बाद ही बॉन्ड बना है। देयर इज नो फन इन मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी नो व्हाट इज देयर। तो इसीलिए अब इसको 5 में हम ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम ना एक्सपेक्ट करेंगे ना आप बनाने की कोशिश करिएगा, शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। इस ज्योमेट्री को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। लास्ट क्लास में यही चल रही थी एंड में, जो मैंने बहुत प्रॉपर डिस्कस नहीं की थी। 5 चीजें नेचर में कैसे अरेंज होंगी स्पेस में। 5 चीजें अरेंज करने का एक ही तरीका मिला, और वो तरीका मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर रही हूँ। पहले मैं इस तरीके से डिस्कस करूंगी, वीडियो की हेल्प लास्ट में। ये सेंटर में था ए, राइट। अभी एंगल वेंगल कुछ मत देखिएगा, समझ लीजिएगा ये आपका हाथ का प्लेन है, ये आपका हाथ की हथेली का बीच में एक मैंने डॉट रखा P। उसके साथ आपके हाथ में ही ऑन योर पाम मैंने ये 3B एडजस्ट किए विद 120 डिग्री एंगल, यानी वही जो ट्रायगोनल प्लेनर में बात कर रही थी, ये इस स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, आपकी हथेली पर है ये, यानी P और 3Cl। यानी आपके हाथ पे अगर मैं देखूं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कुछ बन गया। अब चौथा और 5वां B जो है, या PCl5 बनाना है मेरे को, चौथा और 5वां Cl जो है, इस सेंटर से मैंने आपके हाथ के बीच के जो प्रॉपर सेंटर से फॉस्फोरस से एक पेन खड़ा किया आपकी हथेली के ऊपर, और कुछ इस तरह से चौथा Cl यहाँ, और आपके हाथ पे इसी डॉट के बिल्कुल नीचे जो आपके हाथ की बैक साइड है, वहां से एक पेन और मैंने अटैच करके नीचे की तरफ ले गई एक और Cl। ये अगर आपका हाथ का प्लेन था या आपकी कॉपी का प्लेन था, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तौर पर फॉस्फोरस के 3 साइड 3 Cl एडजस्ट हुए, और आपके ऊपर हाथ के ऊपर से निकलती हुई एक स्टिक जिसने एक Cl जोड़ रखा है, आपके हाथ के नीचे से निकलती हुई एक स्टिक जिसने 5वें Cl को जोड़ रखा है। और अगर कोई मेरे को एक बच्चे की तरह कहता ये सारे कोनों को जोड़ दो, तो पिरामिड सा बन गया ना ऊपर, ट्रायंगुलर पिरामिड सा, कि मेरे हाथ के 1 फुट ऊपर एक क्लोरीन है और इन 3 जॉइंट से मेरे को उसको जोड़ना है, तो पिरामिड बन गया, और एक पिरामिड नीचे वाले Cl के साथ बन गया। इसीलिए इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल, क्योंकि ट्रायंगल बना ना बीच में, ट्राइगोनल तो प्लेन में बना, ऊपर नीचे 2 पिरामिड से खड़े हो गए। ये देखिए, अगर मैं इस ज्योमेट्री में आपको दिखा पाती हूँ तो हैव अ लुक, ये तो मेरी हथेली में ही आ गया पूरा, और ये चीज ऊपर उठी पिरामिड, ऐसे ही एक पिरामिड नीचे,
तो देखिए बन गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इस ज्योमेट्री को कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। मैं अभी इसका वीडियो दिखाऊं उससे पहले वो एंड में दिखाऊंगी। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और इससे बेटर क्या व्यू हो सकता है, ये देखिए, ये मेरे हाथ में या प्लेन ऑफ पेपर में आ गया और हाथ से ऊपर निकलती हुई एक डंडी, हाथ से नीचे जाती हुई एक डंडी और उस पे दो दो सीएल। और अगर इसको जोड़ना होता तो जोड़ के ऐसे देखने में लगता जैसे दो दो पिरामिड हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो PCL5 के आगे अब आप लोग कैसे बनाएंगे, इतने इफेक्ट्स आप नहीं दे सकते और जरूरी भी नहीं है देने को। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। देखिए मैं कैसे बनाती हूं आपके सामने, हैव अ लुक। बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाए, एक ट्रायंगल बनाना है आपने, P, यहां CL, यहां CL, यहां CL। और ये देखिए पूरे फ्री हैंड से मैंने एक CL यहां बना दिया और ये लाइन सीधी हो जाए तो ज्यादा बेटर है, इस लाइन को सीधा रखें तो ज्यादा बेटर है। दिस, ये PCL5 है। बस इससे ज्यादा आपसे ड्रॉ करने में कोई नहीं कुछ एक्सपेक्ट करने वाला। ये PCL5 और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है आपसे इसका सही नाम लिखना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ये इतने डायग्राम्स में आपको इतना क्लैरिटी से दिखाया हुआ है कि अब आप ये नहीं कह सकते जी हम 3 डायमेंशनली व्यू नहीं कर पाए, इसको जरूरत भी नहीं है ना, आपसे कोई 3 डायमेंशनली डायग्राम मांग रहा है। सो ये अब कोई मेरे को कहे जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है उसमें एंगल्स कौन कौन से, कितने, क्या सारे एंगल बराबर हैं? अब तक तो देखो सब में एंगल बराबर थे, क्या सारे एंगल बराबर हैं? देख लेते हैं, एक चेक मार लेते हैं। ये वाला एंगल क्या होगा जो मेरी हथेली में 3 मैंने या प्लेन ऑफ पेपर पे बनाए हैं, ये एंगल होगा बच्चों 120 डिग्री, राइट। ये एंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला जो सेंटर है 120। ये एंगल क्या होगा, कौन सा एंगल? ये जो थे 3, जो मेरा पेन जहां चल रहा है ये तो ट्रायंगल, ये मेरे हाथ के ऊपर खड़ा हुआ एक डंडा और ये मेरे हाथ के नीचे की तरफ गया हुआ डंडा। तो मेरे हाथ के प्लेन पर ये डंडा जो परपेंडिकुलर ही तो पड़ रहा है, तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा 90 डिग्री। पहली कोई ऐसी ज्योमेट्री आ रही है जिसमें दो बॉन्ड एंगल्स हैं, एक तो 90 डिग्री और एक 120 डिग्री। तो जहां भी आप PCL5 मेरे साथ बना रहे हैं, AB5 लिख रहे हैं, वहां प्लीज बॉन्ड एंगल जरूर लिख लेना। इन दो में आपको फंसाया जाएगा हमेशा, आपसे एक्सपेक्टेड ये दोनों है। द मोमेंट यू गिव ट्रायगोनल बाय पिरामिडल दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा ये वो वाली ज्योमेट्री है बाय पिरामिडल, 2 ऊपर नीचे पिरामिड बनते हैं और इसमें 2 तरह के एंगल होते हैं, एक 120 डिग्री विद इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक 90 डिग्री जो 2 पोल्स हमने खड़े कर दिए, एक हाथ के ऊपर और एक हाथ के नीचे। ये इसको और क्लैरिटी से ये देखो, दिस और क्लैरिटी से आपको एंगल दिख रहा है। ये वाला एंगल 120 डिग्री और ये एंगल इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर की तरह तो खींचा हुआ है हमने, ये एंगल 90 डिग्री। होपफुली यू नोटेड इट। अब इसमें एक बहुत खास चीज जो मुझे नोट करानी थी, पता नहीं वो ये स्लाइड थोड़ी आगे चली गई थी बाई चांस। इस स्लाइड को देखो, लास्ट जहां आप PCL5 कर रहे थे ट्रायगोनल बाय पिरामिडल लिखा है, वहां एक चीज और मेंशन करनी है, आज के टेस्ट में सब इंक्लूडेड है। देखो इस 3D डायग्राम में आपको और अच्छा व्यू हो जाएगा, हैव अ लुक। ये है ट्रायगोनल और ये एंगल क्या हुआ 120 डिग्री। ऐसे ही ये एंगल भी कोई मेरे से पूछता तो 120 डिग्री। ये देखो ये क्या एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये एंगल क्या बना बच्चों 90 डिग्री। आज के बाद याद रखना ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री क्या होती है, यानी कुछ भी कहो ये 3 पोजीशन अलग हैं और ये 2 पोजीशंस अलग हैं। इस ज्योमेट्री को मैं रेगुलर ज्योमेट्री तो नहीं कह सकती, रेगुलर ज्योमेट्री होती है सब कुछ सेम, ये है इर्रेगुलर ज्योमेट्री, इसमें सब कुछ सेम नहीं है, ये इर्रेगुलर ज्योमेट्री है, एंगल सारे सेम नहीं है। ऊपर से देखो तो एक और चीज डिफरेंट है, ये 3 एटम्स तो एक प्लेन में है डिफरेंटली अरेंज्ड विद ईच अदर, और ये तो अलग प्लेन में तो है बट डिफरेंटली अरेंज्ड है। सिमिलरली अरेंज होते तो बात अलग थी, इसीलिए इन पोजीशंस को, ये क्लास 12th का क्वेश्चन लाऊंगी इसके बेसिस पे आज टेस्ट में,
और सब्जेक्टिव वालों के टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव वालों की तो आज हालत खराब करनी है मैंने कि मैं जितनी मेहनत मैं कर रही हूं उतनी वो भी करें। सब्जेक्टिव वालों के टेस्ट में भी इस पे क्वेश्चन है, सो ध्यान से सुनना। और स्कूल वाले देते हैं बिना कराए। एक्सियल पोजीशन, ये पूरी की पूरी एक एक्सिस में जो आ गए उन दोनों पोजीशंस को कहा गया एक्सियल पोजीशन। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली पोजीशन में 3 क्लोरीन बैठे थे उनको कही गई इक्वेटोरियल पोजीशन। लिख लेना ये डायग्राम बना के कि कौन सी एक्सियल पोजीशंस होती हैं, कौन सी इक्वेटोरियल पोजीशंस होती हैं। यू शुड नो देम। पूछा जाएगा एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। पहले यूनिट टेस्ट में स्कूल वालों का बस चले तो ये पूछते हैं, और ये है, पूछना भी चाहिए आप लोगों से। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री इज दिस, और ये हमेशा हर उस केस में मिलेगी चुपचाप जहां पर आपको AB5 मिलता है। कुछ नहीं सोचने की जरूरत, बट यस, नो लोन पेयर्स, ओनली बॉन्ड पेयर्स। तो ये आपके पास एक इरेगुलर ज्योमेट्री, ये कोई अच्छी ज्योमेट्री नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए नेचर में खास फेवर्ड नहीं है। ये ट्रिक आएगी कई जगहों पर इस्तेमाल, ध्यान रखना। मैम ने कहा था ये नॉट वेरी स्टेबल, नॉट वेरी फेवर्ड ज्योमेट्रीज में आता है। वाई? बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या एंगल्स भी अलग अलग हैं। और ये वाले बॉन्ड अगर इतना लिख लिया हो, थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं। एक और डिफेक्ट, दीज बॉन्ड्स आर हैविंग मोर बॉन्ड लेंथ, एलोंगेटेड, खिंचे हुए होते हैं, लंबे होते हैं। इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो फिर इरेगुलरिटी की तो हद हो गई यहाँ पे। एक तो एंगल सेम नहीं है, ऊपर से 5 बॉन्ड बना रखे हैं एक फॉस्फोरस ने 5 क्लोरीन के साथ, और वो पांचों बॉन्ड की लेंथ भी सेम नहीं है, 2 लंबे और 3 थोड़े छोटे। कोई गेस कर सकता है क्यों? वाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स? विदुषी, एनी गेस? कोई भी इस चीज को, यश, विदुषी, एनी गेस? ये स्कूल पेपर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये 12th का, लेकिन 11 में भी डाल देते हैं टीचर्स। आएगा इसका डिटेल PCL 5 का सब कुछ 12th में, बट यस 11th में डिस्कस किया जाता है। ड्यू टू रिपल्शन। यस, ड्यू टू व्हाट? रिपल्शन। बिल्कुल सही है, तो सारा खेल रिपल्शन का। ये 2 लंबे क्यों हो गए? इनको ज्यादा रिपल्शन झेलना पड़ा होगा। यस मैम 90 डिग्री में ज्यादा 90 डिग्री एंगल। अरे वाह यार, अरे वाह, दैट्स गुड। सही पहुंच गए अब सभी लोग, मुझे उम्मीद नहीं थी, सभी सही पहुंच गए। तो बिल्कुल राइटली सेड विदुषी। विदुषी, लास्ट टेस्ट में तुमने वो जो कंबाइंड टेस्ट हुआ था ना अपना संडे वाला, यू स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स, कंग्रेचुलेशंस, गुड। अब हाईएस्ट से एक सीट भी नीचे गिरे तो फिर बैड हो जाएगा। सो ये देखिए बिल्कुल सही, ये दोनों, अभी मैंने एक जगह बोला था 90 डिग्री में, मैं ये नहीं कह रही कि रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा किसी और के मुकाबले। ऑब्वियसली 120 डिग्री वालों के मुकाबले तो इन्हें रिपल्शन ज्यादा झेलना पड़ेगा, बिकॉज, और ये स्कूल का 1 मार्कर क्वेश्चन है, बिकॉज एक्सियल बॉन्ड रिसीव मोर रिपल्शन ड्यू टू लेस एंगल, दे हैव टू बी लिटिल मोर एलोंगेटेड। तो देखो नेचर ने हर चीज का रिपेयर किया हुआ है, और हम साइंटिस्ट, जो मैं नहीं, मतलब जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने चैन नहीं लिया, हर चीज की वजह भी ढूंढी है। ऑल दीज इलेक्ट्रॉन देख नहीं पाए आज तक, और ना आगे आने वाले 200 साल तक देख पाएंगे, लेकिन छोड़ा कुछ भी नहीं है हमने। सो why they are longer axial bonds? Because they face more repulsion, that's why they are little more elongated. तो इतनी देर जब मैं आपको ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री के बारे में बात कर रही हूँ, काश मैं आपको देख पाती या आप मेरे को देख पाते। मेरा बस चलता है तो मैं तो अपने जो 4 हाथ पैर है वो भी ऐसे अरेंज करती हूँ, रूम के कॉर्नर से ये ज्योमेट्री सिखाती रही हूँ इतने सालों में, कि टेट्राहेड्रल एक रूम में कैसे आता है, और वो स्किल हमसे छीन लिया इस प्लेटफॉर्म में। सो काश ये जो चीज मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ वो उसी तरह से आपके दिमाग में घुस जाए। ट्राइगोनल बायपिरामिडल क्या है? अगर ये ज्योमेट्री आपके दिमाग में रही बच्चों, आपको कोई नहीं बीट कर सकता इस सेक्शन में। इट कैन बी योर स्ट्रेंथ, बाकियों की वीकनेस हो सकती है, आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। सो खैर, ये मैंने आपको ट्राइगोनल बायपिरामिडल शो करी ज्योमेट्री। अब आपके पास आखिरी केस आता है बेसिक में, बॉन्ड पेयर्स में, और वो आखिरी केस अब आप लिख रहे हो, आखिरी केस है जब AB6 हो।
आपने AB5 तक का देख लिया, तो अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को 6 वाला चाहिए। PCl5 का केस देख लिया। इफ यू रिमेंबर मैंने VBT में भी इसी तरीके से चली थी। पहले मैंने लिया था BeCl2, फिर मैंने लिया BF3, फिर मैंने लिया CH4, फिर लिया हमने PCl5। अब आखिरी के 2 केसेस, अभी आज के लिए तो यही आखिरी रहेगा, SF6। 6 वाला लेते हैं, सेंट्रल एटम विद 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और इलेक्ट्रॉन पेयर भी हमने कैटेगराइज अभी कर रखे सारे बॉन्ड पेयर्स, तो वो है SF6। पहला काम लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब तुम लोगों के लुईस डॉट स्ट्रक्चर की शेप भी बदल जाएगी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद तुम्हारे से खुद से ही गलत शेप नहीं बनेगी। SF6 का मतलब क्या है, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस शेल में थे वो एक एक अपने आप को शेयर करवा रहे हैं एक एक फ्लोरीन से। यस, वायलेशन ऑफ लुईस रूल हो रहा था इसमें। ये तो सुपर ऑक्टेट है, 6-8 की बजाय इसके अंदर आप देख ही रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए सल्फर के वैलेंस शेल में। व्हाटएवर, आज के बाद जब आप CCl4 बनाओगी ना, आपका अपने आप ही हाथ ऐसे चलेगा। मैं जब इस चैप्टर से पहले 11th वालों के साथ कुछ भी करते हुए CCl4 बनाती हूँ तो मेरे को फोर्स करना पड़ता है अपने आप को। अभी भी 10th में जब बच्चे आसपास पड़ोस के होते हैं और उनको लगता है आंटी आप तो 11th-12th को पढ़ाते हो, हमें 10th का ये करा दो, तो वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ला के रख देते हैं हमेशा 10th क्लास के बच्चे मेरे सामने, ये बहुत टफ चैप्टर है, ये करा दो। तो उसमें सबसे पहले जब मीथेन बनाना पड़ता है ना, मेरे को अपने आप को फोर्स करना पड़ता है कि नहीं अंजना मीथेन ऐसे बनाना, गलती से भी मीथेन इनके सामने ऐसे बना दिया ये तो वहीं फैल जाएंगे, केमिस्ट्री से विश्वास ही उड़ जाएगा, ये कर क्या रहे हो। सो आज के बाद मीथेन ऐसे नहीं बनाएंगे। आपको कुछ अनयूजुअल लगना चाहिए ऐसे मीथेन बनाने में, आप ऐसे बनाएंगे। व्हाई? बिकॉज नाउ यू आर लिविंग द सब्जेक्ट। आई ऑलवेज से लिव केमिस्ट्री। तो आप जो है टेट्राहेड्रल की झलक आपके स्ट्रक्चर में आनी चाहिए, पता लग जाता है, पूछना नहीं पड़ता उस बच्चे से कौन सी क्लास का है। क्यों? क्योंकि वो जब ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने लगते हैं ना, तो अपने आप समझ आ जाती है कि भाई क्या कैपेबिलिटी है, क्या आपकी पावर है। चलिए SF6, अब भाई SF6 में मैं क्या करूं, 6 हैं एक साथ। अब कोई ना कोई अरेंजमेंट तो, कोई ना कोई ज्योमेट्री तो मुझे देनी पड़ेगी। मैं इसकी ज्योमेट्री का सहारा लेती हूँ जरा। इसकी क्या ज्योमेट्री थी? इसकी ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 5 के लिए मेरे को ट्राइगोनल बाय पिरामिडल उठा के लाना पड़ा, तो 6 के लिए क्या लेकर आऊं? 5 के लिए ये ज्योमेट्री उठा के लाए हम, तो 6 के लिए हम कौन सी ज्योमेट्री ला रहे हैं बच्चों? जैसे आपकी हथेली पे 3 रखे थे, अब आपके हाथ पे 4 रखने पड़ेंगे। ये देखिए, और इनको जोड़ा मैंने तो स्क्वायर बन गया। ये आपके हाथ पे 4 पॉइंट ड्रॉ करो। ये है 4 एटम्स, बीच में सल्फर, ये रहा फ्लोरीन। अभी इसको ड्रॉ करना बताऊंगी, ये नहीं ड्रॉ कर सकते आप। ये है एक और फॉस्फोरस, ये सॉरी फ्लोरीन, ये एक और फ्लोरीन। SF6 बनाना है ना मेरे को। मेरी हथेली पर तो ये आ गया, जो मेरी हथेली पर आया, लेट मी ड्रॉ दैट। कि आप बच्चे कैसे बनाओगे? 3D के चक्कर में मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा बना दिया। ये सल्फर, ये 4 फ्लोरीन। पहले तो मुझे इसके एंगल को देखना पड़ेगा, 90 डिग्री दिख ही रहा है। ये एंगल क्या बने, 90 90 90 ईच। अब हथेली तक तो इतना आ गया, हाथ से ऊपर परपेंडिकुलर निकलता हुआ एक और फ्लोरीन, नीचे जाता हुआ एक और फ्लोरीन। वो भी एंगल कौन सा, 90 डिग्री। दिस इज SF6। आपकी कॉपी में SF6 ऐसे बनना चाहिए। एक बार और दिखा दूं फ्री हैंड से, ये ड्रॉ कैसे होता है। ये ऐसे ड्रॉ होता है, इससे ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है। आप इतना दे लो और उसके नीचे इसका नाम दे दो तो बहुत बढ़िया है। मेरे साथ ज़रा इसका नाम हर साल बच्चे खुद बता देते हैं, इसका नाम मुझे बताना नहीं पड़ता। जैसे इसका नाम मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, और वो क्या एक्सप्लेन किया, ट्राइगोनल, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा था और 2 पिरामिड ऊपर और नीचे खड़े हो रहे थे, इसलिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब क्या फर्क पड़ा है? अब सिर्फ एक ही तो फर्क पड़ा है अब की ज्योमेट्री में। बजाय ट्राइगोनल के हमने यहाँ पर क्या चीज इस्तेमाल कर ली, एक और था यहाँ पर। बजाय ट्राइगोनल के ये एक और आ गया था। तो बताओ बच्चों,
इसका नाम बताओ जो मैं अब आपके सामने लिए बैठी हूँ। मैं नहीं बताना चाह रही, इसलिए मैं इसकी प्रॉपर स्लाइड पे भी नहीं जा रही क्योंकि वहां नाम लिखा हुआ होगा इसका। आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव मी दिस नेम। क्या नाम दोगे? एनी सजेशन? यश, वंश, एनी सजेशन? सचिन, सजल, एनी सजेशन नाम के लिए? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, इट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल। आपके मुंह में डाल के निकलवाया है ये जवाब, जल्दी दिया करो। बिल्कुल सही, इट इज, नाउ राइट इट्स नेम, इट शुड बी स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल एक और नाम है इसका, स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री का ज्यादातर जो नाम चलेगा वो अब है। स्क्वायर बाय पिरामिडल इजी है, आपको दिखता ही होगा जब चीजें इजी होने लगती हैं कुछ नया आ जाता है, वही हो रहा है आपके साथ। मैं एक बार और बना देती हूँ स्क्वायर बाय पिरामिडल, ध्यान से देखना। ये आपसे बनाना एक्सपेक्टेड नहीं है जो अब मैं बना रही हूँ, आपको पता होना एक्सपेक्टेड है। अगर आप स्क्वायर बाय पिरामिडल के सारे कोनों को जोड़ दोगे ना बच्चों, सारे कॉर्नर्स को, देखो मैं जोड़ रही हूँ, बेशक आप मत जोड़ना, आपको पता होना चाहिए। जब आप इसके सारे कॉर्नर्स को जोड़ेंगे ना तो ऐसे ट्रायंगुलर फेसेस बनेंगे इस तरह के। जब सारे कॉर्नर्स को जोड़ेंगे तो इस तरह के ट्रायंगुलर फेसेस बनने शुरू होंगे 3 डायमेंशनली। जैसे मैंने इस कोने को जोड़ा, मैंने इस कोने को जोड़ा, एक और ट्रायंगुलर फेस आ गया। तो जब हम सारे कॉर्नर्स जोड़ते जाएंगे, व्हाट विल सी देयर आर 8 triangular faces. That's why it is more famously called as octahedral geometry. बच्चे कहते हैं 6 थे मैम कॉर्नर्स, तो SF6 था। हेक्साहेड्रल कहते तो समझ में आता, ये देखो लिखा है ऑक्टाहेड्रल। हेक्साहेड्रल कहते तो समझ में आता ना, 6 कोने नहीं गिने हमने, इसमें 8 फेसेस बनते हैं, इसीलिए स्क्वायर बाय पिरामिडल को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अभी जो टेबल बनेगा उसमें आप लोग मेरी हेल्प करवाएंगे एक एक ज्योमेट्री याद करवाने में मेरे को। तो इस ज्योमेट्री का नाम ज्यादातर बच्चों ऑक्टाहेड्रल आएगा, याद रखना। ये थी 6 ज्योमेट्रीज, लगभग 5-6 ज्योमेट्रीज जो मेरा आज का टारगेट थी, एक बेसिक आपको दिखाने। लेकिन अब आपने देखा होगा मैं सारे केसेस कौन से लेके चल रही थी, जब सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, लेकिन एक्चुअली में तो बॉन्ड पेयर के अलावा भी बहुत कुछ है। तो अब फिर से केसेस लेते हैं, ये 4-5 ज्योमेट्रीज में घूमेंगे हम, आज वेस्पर में घूमेंगे, व्हेन थिंग्स आर नॉट विद ओनली बॉन्ड पेयर्स। ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है, मैं कोई नहीं अपना शौक पूरा कर रही यहाँ पर, ठीक है। अब लिखिए नई हेडिंग, व्हेन वी इंक्लूड लोन पेयर्स ऑल्सो। तो अब आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? अब आपकी हेडिंग होनी चाहिए ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। और जैसे बॉन्ड पेयर के लिए हमने इतनी देर से ए बी इस्तेमाल किया, लोन पेयर के लिए एल यूज कर लेंगे। कभी कभार बुक्स में आप देखोगे हम तो एल यूज करते हैं कि बच्चों को आसानी हो, ये एल फॉर लोन पेयर। बुक्स में बड़े बड़े जितने भी ऑथर्स की बुक्स हैं उसमें ई इस्तेमाल कर रखा है, क्योंकि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना नॉन बॉन्डेड, इसीलिए ई इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी सिंबल यूज करें। तो सबसे पहली चीज अब मेरे पास आ जाती है ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर बोथ, जहां रिपल्शन अनइक्वल आएंगे, एंगल्स अनइक्वल आएंगे। सो नाउ वेस्पर में एक सबसे बड़ी चीज आपने क्या पढ़ी? रिपल्शन का ट्रेंड, ठीक है। जब लोन पेयर आ गया वो राज करेगा, उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, वो रिपल्शन सबसे ज्यादा, 2 लोन पेयर की लड़ाई सबसे बड़ी। फिर यही अब आप देखोगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और बेचारे 2 बॉन्ड पेयर सबसे शरीफ, सबसे कम, ये सिबलिंग्स में सबसे कम लड़ाई होगी, ये फिर भी पास पास रह लेंगे, ये पास पास रह के एक सेकंड को भी राजी नहीं है। दूसरी चीज, जब आप ज्योमेट्री डिसाइड करोगे अब यू विल गॉट टू नो, और आप पहले से जानते हो इलेक्ट्रॉन की कोई फोटो नहीं खींच पाया आज तक, कोई कोना नहीं होता इलेक्ट्रॉन,
यू कांट लोकेट इलेक्ट्रॉन। आप सिर्फ न्यूक्लियस की फोटो खींच पाए थे बेरिलियम डाइक्लोराइड की, कि बीच में एक बेरिलियम आया, एक न्यूक्लियस यहाँ आया, एक न्यूक्लियस यहाँ आया, तो हमने स्केल से तीनों को जोड़ के देखा, अरे इसकी ज्योमेट्री तो लीनियर है। बट इलेक्ट्रॉन का कोई कॉर्नर नहीं है, इलेक्ट्रॉन आप ढूंढ नहीं सकते, उसकी फोटो ही नहीं आती। सो ज्योमेट्री में लोन पेयर, ये लिख लेना, लोन पेयर ये कहीं बताई नहीं जाती, ये लिख के टेस्ट कॉपी में नहीं दी जाती, ये सिर्फ बात की जाती है। लोन पेयर डज नॉट फॉर्म अ कॉर्नर। लोन पेयर ज्योमेट्री का कोना कभी नहीं होता, डज नॉट फॉर्म अ कॉर्नर। ठीक है, अब शुरू करते हैं ताकि ये दोनों चीजें, वेस्पर पढ़ तो लिया, अप्लाई तो अब होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले केस में टेट्राहेड्रल से शुरू कर रही हूँ। तो जहां आपने ज्योमेट्रीज, ये हेडिंग डाली है ना, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कुछ तो होमवर्क भी दूंगी। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में एक ही पॉसिबिलिटी है, वो आपका होमवर्क होगी जब पूरा आप पढ़ लेंगे। अब मुझे थोड़ा आपका दिमाग चलवाना है, इसमें हो ही नहीं सकता, तो शुरू ही मैं टेट्राहेड्रल से कर रही हूँ। तो ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, उसमें कैटेगरी ए डालिए, कैटेगरी 1 डालिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब होती है? व्हेन यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, जब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं सराउंडिंग में। व्हेन यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इन सराउंडिंग, तब एक्सपेक्ट करते हैं ना हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, उसमें तो यानी अब आपका कैसे स्टार्ट हो रहा है हेडिंग? आपकी हेडिंग नंबर ए स्टार्ट हो रही है व्हेन 4 पेयर 4 थिंग्स, मैं तो थिंग्स लिखती हूँ, पेयर भी नहीं लिखती। 4 थिंग्स अराउंड सेंट्रल एटम, सेंटर के चारों तरफ 4 ही चीजें हैं, उसमें एक्सपेक्टेड क्या है? टेट्रा, राइट? टेट्रा लिख रही हूँ, टेट्राहेड्रल है, आप जानते हैं। और वो मैंने अपने लिए एक, अपनी रिवीजन के लिए, कि कल को मैं कॉपी खोलूं तो मेरे पास तो जी सब कुछ बना होना चाहिए, मुझे पन्ने नहीं पलटने हैं। तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज ए बी 4 दिस, और यहां मैंने एंगल भी लिख डाला 109 डिग्री 109.5 और 109 डिग्री 27 मिनट्स, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन ये कब? व्हेन ऑल आर बॉन्ड पेयर, सारे बीपी थे। इसमें कंडीशन नंबर 1 थी ये ए में, आपने ए में 1 करना या 1 में ए करना, योर चॉइस। कंडीशन नंबर 2 यहां लिखिए, व्हाट इफ इट हैज 3 बॉन्ड पेयर्स, यही लिखिएगा अगला डायग्राम में, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। क्या हो अगर जो 4 चीजें इसको सराउंड कर रही हैं वो 3 तो बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। ये रहा वो केस। अब आपको कैसे पता ये रहा वो केस? मैंने दिखा दिया और आप कह दो ये रहा वो केस ना। आपकी कॉपी में कैसे होगा, लिखिए इसका एग्जाम्पल, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है, व्हाट इफ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो उसको शुरू करते हैं। ये स्कूल पेपर्स में बहुत आता है, और ऑब्जेक्टिव तो आज आप देखोगे इन्हीं के चारों तरफ है। सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर आप कल को ढूंढोगे ना मेंस या नीट जाते वक्त जब एग्जामिनेशन सेंटर में, यू विल फाइंड जल्दी से केमिकल बॉन्डिंग का कर लेते हैं क्वेश्चन। सबसे अच्छे क्वेश्चन इसके लगते हैं, बच्चों को मिलते भी हैं। तो उसके अंदर एग्जाम्पल है अमोनिया NH3, पहला काम। अब ये सारा चैप्टर समेट रही हूं मैं, भव्या तुम्हारे जो भी और डाउट्स होंगे काफी इसमें क्लियर होंगे। सभी लोग एक कसम खा लो, सबसे पहला काम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। नहीं बनाया ना, पहले ही -1 कर देना आपने, टाइम खराब भी मत करना। एग्जाम्पल NH3, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मुझे पता है NH2 NP3। अब जिसका भी जो भी बचा था वो यहाँ क्लियर होगा, कहीं कुछ अड़ रहा था तो अब आपका क्लियर होगा कैसे। नाइट्रोजन की फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2, मुझे नहीं पता कितनों को लोन पेयर पता है, कितनों को नहीं, भूल गए हैं। आज एक आखिरी बार और क्लैरिटी, NH2 NP3 ये था। प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब तक मैंने हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर वाले केस डिस्कस ही नहीं किए थे। रिमेंबर अ साइलेंट फीचर,
लोन पेयर डू पार्ट, और इसका भी क्वेश्चन था लास्ट क्लास के टेस्ट में और गलत हुआ लोगों का, अभी डिस्कस करूंगी कहाँ गलत हुआ। लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर ऑर्बिटल्स डू पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, काट नहीं सकते। हाइब्रिडाइजेशन में कोई चारा नहीं है आपके पास, वरना आप क्या कहते, हाइब्रिडाइजेशन हमने ही बताया हुआ है आपको, वरना आप कहते कि आपने बोला है ना बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, उनका जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, एब्सोल्युटली डेफिनेशन में यही डाला है, तो बच्चे इसकी हाइब्रिडाइजेशन देते हैं P3। गलत। एक साइलेंट फीचर था हाइब्रिडाइजेशन का कि लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब के बच्चों इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। एक और साइलेंट फीचर था हाइब्रिडाइजेशन का, मैंने लिखवाया था, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं और कोई नहीं। ज्योमेट्री डिसाइडर कौन होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, यानी लोन पेयर बॉन्ड बनाने में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन वो ज्योमेट्री डिसाइड करने में रोल प्ले कर रहा है। हो गई ना बात, अजीब सी है, क्या करें। ये दो साइलेंट फीचर्स अभी अभी लगे हमारे सामने लोन पेयर वाले केस में कि एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3, ठीक है, sp3 कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे, एक s और 3 p, यानी कि 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बने, 4। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और मेरी हेडिंग क्या है, मेरी हेडिंग है 4 थिंग्स अराउंड सेंटर। देख लेते हैं, 4 चीजें तो हैं जी, 3 तो बॉन्ड पेयर्स, ये देखो ना भी हाइब्रिडाइजेशन आता सोचो वैसे ही बता सकते थे आप, हाँ जी 3 तो बॉन्ड पेयर्स है और एक लोन पेयर है, ये देखो बॉन्ड पेयर रेड से लिख रही हूं मैं। लोन पेयर को आज के बाद आप ऐसे बनाओगे, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक लोब बड़ा एक छोटा, छोटा हम ओवरलुक कर देते हैं कि छोटा बनाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। एक लोब बड़ा एक लोब छोटा, तो ये क्या हुआ, ये हुआ इसका लोन पेयर। जब तक अमोनिया के अंदर आपने ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाया तब तक आप सही नहीं पहुंचेगे। देखो बाय डिफॉल्ट हम लोगों की तो ऐसी आदत पड़ गई है कि बनाते ही हम उस ज्योमेट्री को जो एक्चुअल ज्योमेट्री है। आपको कहती ना मैं अमोनिया बनाने को, सीरियसली तो आप लोग कैसे बना रहे हो, अभी भी हम चुपचाप आपके साथ लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाली क्लास में मैंने ना ऐसे ही बनाया, कुछ नहीं सोचा कि मैं गलत बना रही हूँ, बस अपने आप की आंखों पे पट्टी बांध ली कि ना देख अंजना क्या बना रही है, बाद में देखेंगे। आप लोग ऐसे बनाते हो, अब धीरे धीरे आज के बाद आपसे ऐसे नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही एंगल कुछ और ही दिखा रहे हो। आप बनाओगे भी तो कोई बात नहीं, नंबर नहीं कटते, खुद कोई अटपटा लगने वाली बात है और कुछ नहीं है। सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अमोनिया का आपने कैसे बनाया, मैंने कैसे बनाया, एक बार दोबारा दिखाती हूँ। नाइट्रोजन एक लोन पेयर, क्योंकि उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, पेयर्ड है, पेयर्ड वाला वीबीटी कहती है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, और 3 बॉन्ड पेयर, कैसे ही बना दो अभी तो चलेगा, ठीक है। मैंने एक अनजान पर्सन की तरह 3 बॉन्ड पेयर ये बना दिए। नाउ वेस्पर क्या कहता है, वेस्पर कहता है वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, उनका रिपल्शन डिसाइड करेगा स्पेस में उनका अरेंजमेंट क्या होगा। आपको मैंने बताया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, धक्का मुक्की होती है। मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था, मैंने एक्सपेक्ट किया था टेट्राहेड्रल, तो मैं तो जी सजा दिया टेट्राहेड्रल। यहाँ पे मैं तो पढ़ के आई हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 चीजें स्पेस में अरेंज होनी है, और वेस्पर कहता है 4 चीजें अगर स्पेस में अरेंज होनी है एक सेंटर एटम के चारों तरफ, तो उनमें मैक्सिमम पॉसिबल दूरी, मिनिमम पॉसिबल रिपल्शन कब होगा, जब ये एंगल हो 109 डिग्री, ये एंगल भी हो 109 डिग्री। बट वेस्पर एक बात और कहता है, और वो क्या,
लोन पेयर को मैंने रेड कलर से दिखाया, डेंजर, ये ज्यादा रिपेल करता है, ये ज्यादा रिपेल करता है, इसके रिपल्शन ज्यादा है, तो उसको कवर अप करने के लिए इसको ज्यादा जगह देनी पड़ेगी। इसको ज्यादा जगह देने के चक्कर में यानी कि लोन पेयर जो है इस बॉन्ड पेयर को नीचे पुश करता है, धक्का देता है इन दोनों को। क्यों? क्योंकि दिस इज, और आप देखोगे बुक्स में, कॉपीज में स्कूल टीचर्स ऐसे लिखवाएंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और ये वाला रिपल्शन क्या होगा? एक में समझ गए ना, अब तो सारों में समझ जाओगे, बार बार समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वाला रिपल्शन क्या होगा? ये रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। सो कौन सा रिपल्शन कम होता है? वेस्पर का पोस्टुलेट, बॉन्ड पेयर सबसे अच्छे सिबलिंग है, पास पास रह लेते हैं, लड़ते नहीं हैं। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर वो सिबलिंग है जिनमें लड़ाई ज्यादा है, तो इनको ज्यादा दूर रहना पड़ता है। इस अकेले लोन पेयर की वजह से इन तीनों बॉन्ड्स को आपस में थोड़ा पास आना पड़ा, थोड़ा और चिपकना पड़ा, थोड़ा और कंजेस्ट होना पड़ा, और एंगल कहाँ पहुंच गया? बजाय 109 के एंगल कहाँ आ गया बच्चों? 107। तो आज के बाद अमोनिया आप कैसे दिखाओगे कॉपी में? जिसने अब देखो तीनों पास नीचे बनाने पड़ गए आपको। आप जानते हो ये तीनों कैसे हैं? ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन से, लैपटॉप स्क्रीन से बाहर आता हुआ हाइड्रोजन, ये पीछे जाता हुआ, और ये इसी प्लेन में, ताकि ये सारा एंगल 107 डिग्री के आसपास हो। वरना कौन कह सकता है ये एंगल 107 है ही नहीं। ये तो बाहर निकल रहा है ना स्क्रीन से, और ये स्क्रीन में है, तो ये 107, ये भी 107। ये एंगल कोई मेजर कर ही नहीं सकता। खबरदार, जो किया भी, ये बना भी दिया तो क्यों? क्योंकि इसको कौन लोकेट कर पाया? इलेक्ट्रॉन। ये तो आज तक भी मिस्ट्री है, आज तक इलेक्ट्रॉन देख नहीं पाया, पोथे हमने लिख रखे, इसे कोई देख नहीं पाया। ज्योमेट्री का कोना तो नहीं है बच्चों। इट डू नॉट फॉर्म अ कॉर्नर ऑफ ज्योमेट्री। ये मेरे लिए इनविजिबल है। इफ दिस इज इनविजिबल फॉर मी, ये इनविजिबल है, तो अब आपसे मैं पूछूं ये ज्योमेट्री क्या थी? हैव अ लुक बच्चों, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, और ऊपर ये तीनों मिलते हुए, तो ये पूरा का पूरा कोई बाहर से ऊपर से देखे तो पिरामिड बन गया ना। देखो पिरामिड बन गया, ये ट्रायंगुलर बेस वाला पिरामिड। दिस इज पिरामिड। हेंस अमोनिया दिखने में ऐसा, ये देखिए, ये है 3 डायमेंशनल व्यू। दिस दिस दिस, और ये ऊपर उठा हुआ इनका कॉर्नर। सो अमोनिया की ज्योमेट्री सारे लोग बनाओ अपनी कॉपी में, और उसका नाम लिखिए पिरामिडल। उसकी ज्योमेट्री क्या है? पिरामिडल। मैं ये फिर से बना रही हूं। दिस, इसमें किसी को कोई डाउट तो बताओ, तब आगे चलूं मैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ये 3D नहीं बना सकते आप लोग, आप यही बना पाओगे। 107 यहाँ लिखिए लोन पेयर, यहाँ लिखिए बॉन्ड पेयर। अपनी नॉलेज के लिए ये सब, ये हाइब्रिडाइजेशन के तो साइलेंट फीचर्स में साथ साथ रिवाइज करा रही हूँ, इसके अंदर ये नहीं लिखना, ये तो आपकी नॉलेज है, राइट। जब आपको शो करना होगा तो ऐसे शो करेंगे। और यहाँ एक ये चीज जरूर लिखिएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर as compared to bond pair repulsion. Therefore, angle squeezes to 107 degree in place of 109 degree. ये आपके पास होना चाहिए। अमोनिया दिखने में ऐसा होता है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मैं आगे बढ़ूं, एक एक करके केस आपको क्लियर होते जाएंगे। ये देखो अमोनिया ऐसा है दिखने में, बस इसमें यहाँ पर हमने लोन पेयर के डॉट्स नहीं दिखाए, वो ऐसे बना देते हैं। इसको कोई दिखा तो सकता नहीं है, स्पेस में इसकी कोई जगह तो नहीं है। यानी लोन पेयर बॉन्डिंग का बच्चों कॉर्नर तो नहीं बना रहा, लेकिन ये देख लो वो ये डिसाइड कर दे रहा है कि बाकी तीनों का क्या होगा। ठीक है, अमोनिया क्लियर सबको? चलें आगे। अब आपके लिए रिवीजन होता जाएगा, अब आपको पता है लोन पेयर का क्या करना है। सो नेक्स्ट केस उसी में, इसमें आपने केस 1 क्या लिखा? केस 1 लिखा था सारे बॉन्ड पेयर।
केस 2 क्या लिखा है इसी में, व्हाट इफ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अब केस 3 लिखते हैं बच्चों, इसमें केस 1 और केस 2 तो हो गया, केस 3 लिखो। केस 3 इज व्हाट इफ 2 तो हो बॉन्ड पेयर और 2 ही हो लोन पेयर्स। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, थर्ड केस वाटर। अब देखना बच्चों, जो मैं आपके सामने कर रही हूँ साथ साथ नोट करना, क्योंकि मैं उसको रब करूंगी। ये देखिए वाटर, वाटर मीन्स H2O। H2O का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पहले ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो मैं H2O का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने बना रही हूँ। ऑक्सीजन दिस, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p4। ये देखिए दिस, यानी इसके पास 2 ही बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है और ज़रूरत भी वही है। 2 क्या हैं, लोन पेयर्स। ये दोनों क्या हैं बच्चों, ये दोनों लोन पेयर्स। तो जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लोन पेयर तो बनाएंगे। और अब आपसे कोई पूछे लोन पेयर्स क्या होते हैं, तो लोन पेयर्स आर द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे। अब इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ 4 थिंग्स हैं, हाँ, एक है बॉन्ड पेयर, एक ये रहा बॉन्ड पेयर, कुल मिला के 2 तो बॉन्ड पेयर हैं जी, और 2 लोन पेयर है। ये खरगोश के कान तो मैंने बना दिए ऑर्बिटल्स, आप चाहे ना भी बनाओ अभी। ये यानी इट हैज़ 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। फिर वही बात, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जी टेट्राहेड्रल बनेगा। मेरा तो क्लियर है, 4 मतलब टेट्राहेड्रल, 1 2 3 4, यही होती है ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 109 एंगल एक्सपेक्ट करे बैठी हूँ मैं यहाँ पे, 109 डिग्री एंगल और ऐसा कुछ। तो ठीक है, 4 कोने, 4 कोनों पे 4 पेयर अलॉट कर दो, क्या प्रॉब्लम है, कर देते हैं। यहाँ पर तो जी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना गया। इस जगह क्या पहुंचेगा, इस जगह हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बैठा है अपना। छोटा लोब हम इस वाले डायग्राम में एज्यूम करते हैं ना दिखाइए, क्योंकि नहीं दिखाया जाता, अंडरस्टूड है छोटा लोब होगा। एक ही लोब बना रहे हो मतलब पता है नीचे एक छोटा सा लोब है। ऐसे ही यहाँ पर भी कौन आएगा, यहाँ पर भी लोन पेयर आएगा। तो अब आपके सामने है 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। पहले तो आप लोग ये बनाओ वाटर में, ड्रॉ दिस, और लिख सकते हो यहाँ पर। मैं तो ज़रूर लिखूँ अगर मेरा बस चले, तो सामने वाले को बताऊँ कि मैंने खुद किया, रटा रटाया नहीं है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ 4 पेयर्स, जिसमें 2 तो बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। तो ये अपनी नॉलेज के लिए, और मौका मिले तो सामने वाले पे शूट कर दो कि नॉलेज तो मेरे में कम नहीं है, तुम ही कम पूछते हो। दिस, अब ये 2 लोन पेयर एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा रिपेल करेंगे। रिमेंबर वेस्पर के हिसाब से, सिंस लोन पेयर फाइट्स अ लॉट, रिपल्शन मैक्सिमम, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, and then least repulsion, best siblings, bond pair, जिनके सिबलिंग्स हैं वो समझ पा रहे होंगे इसका क्या मतलब है। जो अकेले अकेले हैं पापा मम्मी के, उनको तो ये पता ही नहीं है, और जो सिबलिंग्स वाले हैं उन्हें इसका मतलब बड़े अच्छे से पता लग रहा होगा। हर कोई अपने आप को इस कैटेगरी में देख रहा होगा, पता नहीं मेरे बच्चे तो इसी कैटेगरी के हैं। खैर, सो बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लीस्ट, तो ये 2 बेचारे और पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जगह ज़्यादा चाहिए। एंगल क्या होगा बच्चों, 107 या 107 से भी छोटा, आपका गैस। ऋषभ बताओ कुछ, इश्मिन, ये वाला एंगल अब के 109 तो बिल्कुल नहीं होगा, एक्सपेक्टेड था 109, लेकिन 109 तो बिल्कुल नहीं होगा। अमोनिया में देखा थोड़ा स्क्वीज हो गया था 107, इसमें क्या देखोगे, और स्क्वीज होगा या 107 चलेगा? बोलो इश्मिन, खुशी, लेस देन और कम होगा। तो देखो आपको आ गया वेस्पर, बस अब एंगल ही बताना रह गया, 104 डिग्री। आप तो कॉपी में ऐसे बनाओगे। आज के बाद देखा ना मैंने वाटर ऐसे बना हुआ किसी के पास, आई एम टेलिंग यू, आई एम गोइंग टू हेट यू। अगर ऐसे बनाया ना किसी ने वाटर, सीरियसली में शक्ल देखी जाती है उसकी,
उसको बुलाया जाता है। हम तो कहते हैं म्यूजियम में रखेंगे 11th वाले को जो वाटर का ऐसे बना रहा है कि क्यों साइंस ले ली। आज के बाद वाटर नहीं बनाएंगे आप ऐसे, आज के बाद आप कैसे वाटर बनाओगे। फिर मैं 3D वाला डायग्राम दो जो मैंने नीचे रखे हुए वो दिखा रही हूँ आपको। ओ एच ज्यादा से ज्यादा ही कलाकारी का शौक हो, सुंदर दिखाने का शौक हो अपने डायग्राम को, तो दिस दो खरगोश के कान बना दिए। वो भी 11th के 1-2 लेक्चर्स का शौक होता है, हमारा भी आपका भी। उसके बाद इतनी आगे केमिस्ट्री रहती है कि ये शौक मर जाते हैं, बस सीधे यही बनाया जाता है, डॉट ज्यादा से ज्यादा। दिस इज वॉट वाटर लुक्स लाइक। और वाटर की अब मैं आपको 3 डायमेंशनल व्यू भी दिखा देती हूँ, जस्ट कि एक आपको ऐसा ना लगे आपको दिखाया नहीं जा रहा। वैसे सब कुछ इमेजिन करवाने में मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ कि योर इमेजिनेशन इज एक्चुअली योर पावर। ये देखिए 104.5 डिग्री, ये रहा ऑक्सीजन, और इसके ऊपर इसके लोन पेयर्स ज्यादा जगह घेरे बैठे हैं, ये रहे 2 लोन पेयर्स। दैट्स वाटर। ये एक कैटेगरी खत्म हुई 4 वाली। 4 थिंग्स में 3 कैटेगरी थी, चारों बॉन्ड पेयर। दूसरी कैटेगरी थी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर अमोनिया वाला। चौथी कैटेगरी थी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। बच्चों इस ज्योमेट्री को नाम देना हो तो क्या नाम दोगे? ये इस ज्योमेट्री को देखें बच्चों की क्रिएटिविटी, क्या साइंटिस्ट मैच कर पाए, पहुंच पाए आपके दिमाग तक? गेस, इसका नाम गेस मत करो, अपनी तरफ से क्रिएट करो। मुझे भी कोई अच्छा नाम मिल जाएगा आगे के बैचेस को बताने के लिए। इस ज्योमेट्री को क्या नाम दोगे? कोई कहता है उल्टा वी दे दो, कुछ भी, एनीथिंग। आपको क्या लगता है? सारे चुप है। मेरे को 5 बजाने हैं क्लास में। वेस्पर जिस दिन शुरू होता है उस दिन खत्म करना मजबूरी होती है। 5 बजाने पड़े मैं बजा लूंगी, मेरे को तो मजा आता है पढ़ाने में। सो एनी नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री? वी शेप। हाँ, उल्टा वी, वो तो चलो मैंने बोल दिया। बेंट, मुड़ा हुआ है। अगर इसको खींच के सीधा कर देते तो ये होता, ठीक है आपने वी शेप्ड कहा बट रिवर्स वी है तो ये लीनियर होता। इसको बेंट कर दिया हमने तो दिस ज्योमेट्री इज ऑफिशियली वेरीफाइड नेम विच इज बेंट। वाटर इज बेंट शेप। 4 ऑप्शन मिलेंगे, चूज इनकरेक्ट, उसमें ध्यान देना। वाटर इज बेंट शेप। आज के बाद वाटर आप सच में ऐसे ही बनाओगे, सिंपल लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही बनाओगे। आप पे बनना नहीं चाहिए लीनियर, क्योंकि खुद को जोर पड़ेगा। 2 दिन लगा दिए वेस्पर में, और कैसे हम कुछ और बना दें। ठीक है, जब वाटर की फोटोग्राफ खींची गई तो उसमें यही शेप आई, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का। सोचो साइंटिस्ट पे क्या बीती होगी, कितने साल लगाए होंगे उन्होंने वीबीटी वेस्पर जुगाड़ ढूंढने में कि हम एक्सप्लेन कर पाए। नाउ ये मैंने आपको 3 पॉसिबल केसेस अभी करवाए। समरी, क्या पॉसिबल केसेस करवाए, किस में करवाए बच्चों? मैंने आपको करवाए व्हेन यू हैव 4 थिंग्स अराउंड सेंटर, और उसको क्या कहते हैं? स्टेरिक नंबर भी कहते हैं इसको। आगे आप देखोगे समटाइम वी कॉल इट स्टेरिक नंबर्स ऑल्सो। कितनी चीजों की क्राउडिंग है आपके चारों तरफ। स्टेरिक मतलब क्राउडिंग, स्टेरिक वर्ड अगर आप देखो तो क्राउडिंग से लाया गया। सेंटर के चारों तरफ क्राउडिंग कितनी है? 4। 4 स्टेरिक नंबर है। विदाउट अ लोन पेयर ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। विद 1 लोन पेयर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल पिरामिडल। इस ज्योमेट्री को मैंने क्या नाम दिया था? फेमसली पिरामिडल बोला जाता है या ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्यादा अच्छा नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। हम धीरे धीरे काट देते हैं, छोटा बोलते हैं, इसीलिए पिरामिडल बोलते हैं। बट अगर किसी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में आपको मिले अमोनिया हैज पिरामिडल ज्योमेट्री, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, ट्राइगोनल इसलिए क्योंकि उसका बेस ट्राइंगल बनता है। यस, वाटर की ज्योमेट्री देख रहे हो बच्चों, बेंट। ये रहे 2 लोन पेयर और ये रहे 2 बॉन्ड पेयर। स्टेरिक नंबर 4 यानी व्हेन 4 थिंग्स अराउंड आपने देखा। अब एक और कैटेगरी डालिए, व्हेन स्टेरिक नंबर इज 5। अब बहुत जल्दी जल्दी निपट जाएगा सर। तो कैटेगरी बी, कैटेगरी बी क्या है? व्हेन 5 थिंग्स, अब यहाँ आपकी गेसिंग पावर खूब चलने वाली है, इमेजिनेशन। When 5 things around a center, ठीक है, 5 चीजें हो, यानी आप कह सकते हो स्टेरिक नंबर इज 5। इसका स्टेरिक नंबर क्या है बच्चों? 5। इसमें तो पॉसिबिलिटीज अब धड़ाधड़ तुम ही बना लोगे। 5 बॉन्ड पेयर्स, देखो काम कितना आसान हो जाएगा मेरे लिए।
4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, और इतने पे रुकते हैं आज। 2 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर का कोई खेल नहीं है, मतलब एक बॉन्ड पेयर पे मत ले आना, वैसे लाते हैं क्लास में तो मैं बड़े मजे करती हूँ, लाने देती हूँ, धड़ाधड़ बोलते हैं बच्चे, मैम अगली मेरे इसके लिखने से पहले बोल देते हैं। एक बॉन्ड पेयर, जब एक ही बॉन्ड पेयर होगा ना ए बी, बस इसमें क्या ज्योमेट्री खेलोगे, ये दोनों तो मिलके लीनियर ही बनाएंगे ना, इसमें कहाँ क्या पहुंचा लोगे, एक ही जब है। तो बस वो गलतियां मैं मिस कर रही हूँ, वो मज़े हम मिस कर रहे हैं क्लास में, कि इसके बाद हमारे अच्छे डायलॉग्स आते हैं, और वी आर मिसिंग दैट, एनीवेज यू मस्ट बी। सो 5, 4 + 1, 3 + 2, 2 + 3, प्लीज़ 1 + 5 मत कर देना, 1 + 4 मत कर देना। एक बॉन्ड पेयर में ज्योमेट्री में गेस करने को रही कुछ नहीं जाता। ये चारों केसेस चाहूँ तो एक ही स्लाइड में ले आऊँ ना, अलग अलग मिलाते हैं। अच्छा ये तो कर चुके हैं बच्चों, बताना जरा, 5 बॉन्ड पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाला, PCl 5, 5 बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री क्या थी बच्चे? अंश, ज्योमेट्री क्या थी PCl 5 की आज की क्लास से बताना, बोलो अंश, चेतन, क्या ज्योमेट्री थी आज की क्लास के हिसाब से प्रखर 5 बॉन्ड पेयर्स की? Trigonal bipyramidal. Absolutely right. It was trigonal bipyramidal. तो ये तो वेल डिस्कस्ड केस है, इसको तो क्या ही डिस्कस करूं, बना देती हूँ आपके सामने कि आपको याद आ जाए क्या थी। देखो कितना छोटा सा भी मुझे बनाना पड़ा है तो मैंने बना दिया, मेरे को तो चलो प्रैक्टिस है, आपको भी धीरे धीरे हो जानी चाहिए। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थी, यानी ये 3 ही केस तो डिस्कस करने, बहुत आराम से अब हो जाएंगे। ये देखिए, यानी आप इस कैटेगरी को कर चुके हैं, लिख लो 5 बॉन्ड पेयर्स एक्सपेक्टेड, मैं लिख देती हूँ आपके भरोसे नहीं। फर्स्ट केस 5 बॉन्ड पेयर्स, 5 बॉन्ड पेयर्स, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या है जो आप लोगों ने अभी बोली, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बना लो और उसके एंगल्स भी लिख लो। 2 एंगल थे, 120 डिग्री और 90 डिग्री, सारी बात की है उसमें। एक्सियल वाले बॉन्ड छोटे होते हैं और इक्वेटोरियल वाले एक्सियल वाले बॉन्ड्स लंबे होते हैं और इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड छोटे होते हैं। ये रहा बीच में P या A कुछ ही लिख लो, और ये रहे 5। ये बॉन्ड थोड़े लंबे खिंचे हुए होते हैं, कौन से वाले? एक्सियल बॉन्ड्स। यहाँ अच्छा खासा अब आपके सामने इशू आता है। सेकंड केस ले इसका सेकंड केस में क्या ले रही हूँ, जब 4 तो बॉन्ड पेयर्स हों और 1 लोन पेयर हो। ऐसे में अ प्रिंसिपल, अ रूल विच यू आर गोइंग टू फॉलो, नोट दिस डाउन, ये 12th वाले भी भूल जाते हैं। 5 पोजीशंस एक जैसी नहीं है, तो सर जी लोन पेयर किधर रखा जाए, ये बड़ा सवाल आता है। 5 पोजीशन एक सी होती तो कहीं भी रख दो, जैसे टेट्राहेड्रल में चारों एक सी थी, आपको सोचना नहीं पड़ा अमोनिया का 1 लोन पेयर कहाँ रखें, वाटर के 2 लोन पेयर कहाँ रखें। बट अब मेरे को सोचना पड़ेगा 5 पोजीशन एक सी नहीं है। व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लोन पेयर, क्योंकि रिपल्शन कम होता है इस पोजीशन में, इसीलिए वहां रखा। एक तो लोन पेयर पहले ही रिपल्शन ज्यादा देता है, तो इसको मेरे को कौन सी लोकेशन अलॉट करनी पड़ेगी, नेचर कौन सी जगह पटकेगा इसको, जहां ये बाकियों को कम डिस्टर्ब कर पाए, और वो कौन सी पोजीशन है, दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन। तो लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही प्रेफरेबली रखा जाता है, until it is not available। वो बात अलग है, अगर अवेलेबल नहीं है फिर अलग बात है, लेकिन अगर अवेलेबल है इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रूल है, हमेशा लोन पेयर विल बी प्रेफर्ड। तो अब लगाते हैं कोई केस, इसका लेके आते हैं। इसका केस एग्जांपल में लेके आई SF4, हैव ए लुक, सल्फर और 4 फ्लोरीन के साथ। तो मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाती हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाऊं, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 4 फ्लोरीन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब देखो स्टेरिक नंबर इसका, इसके पास 4 बॉन्ड पेयर है, आ गया ना उसी कैटेगरी का। देख लीजिए, इसके पास 4 तो हैं बॉन्ड पेयर और 1 ये रहा लोन पेयर।
तो अब करते हैं ज्योमेट्री में अरेंज इसको, ढूंढते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी। तो 3D डायग्राम तो बनी बनाई रेडीमेड चीज है, जो वीडियो का एक ग्लैमरस पार्ट तो बन जाता है, बट बेसिक पार्ट हम पहले अपने हाथ से करें। मुझे तो जी ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड थी, ये मेरे से नहीं वो 3D स्ट्रक्चर बनते ना मैं बना सकती, यही चीज आपके साथ है। तो पहले अपने आप को बेसिक कॉन्फिडेंस तो हो कि क्यों मैं कहूँ मुझे वीडियो दिखाओगे तभी मैं बता सकती हूँ उसके अंदर कि क्या ज्योमेट्री होगी। आई कैन नॉट टेल यू विदाउट 3D डायग्राम्स, यस आई कैन टेल यू। उस लायक बनिए। और देखिए सल्फर बीच में, सल्फर के चारों तरफ जो एक लोन पेयर था बच्चों, वो कहाँ लगाओगे आप? प्रेफरेबली इक्वेटोरियल पोजीशन। लगा दिया, आप खुद देखो, लगा दिया। और एक फ्लोरीन यहां, ये यहां, यहां और यहां। अब ये इमेजिन, इसको इमेजिन करिए आप जानते हो जब इसकी आप फोटोग्राफ खींचोगे एक्सरे में तो आपके पास वो फोटोग्राफ कैसी आएगी? लोन पेयर तो आता ही नहीं, कोना बनाता नहीं। तो लोन पेयर का रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि वो थोड़ी ज्यादा जगह घेरने के चक्कर में इन दोनों को थोड़ा धक्का दे देगा। ये आप बना रहे हो मेरे साथ साथ, ये मत सोचना कि ये मैम का काम है। ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, पूछा 11th में भी जाता है। 12th में जैसे ही आएगा, इस पे आधा पेज है, एनसीईआरटी में कहेंगे आप 11th में करके आए हो, नो नीड टू डिस्कस। ये दोनों थोड़े से उस साइड धक्का दे दिए गए। अब ये दिखने में कैसा आया होगा ज्योमेट्री में, देखिए लाइक दिस। और इसको हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, बच्चों को पता रहे जी लोन पेयर है। बट लोन पेयर वैसे तो कॉर्नर नहीं बनाता, तो फोटो में तो नहीं आया होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा, ये ज्यादा बेंट हो गए, इतने बेंट नहीं होने चाहिए थे, हल्का सा बेंट होता है ऐसे। और ये रहा लोन पेयर, ठीक है। इस शेप को जरा पलट दीजिए, रोटेट कर दीजिए, तो ये ऐसा बनेगा। और बचपन में, बचपन ही चल रहा है वैसे तो आप लोगों का अभी भी, एक झूला होता है सी सॉ, उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। ये फेमसली नोन एज सी सॉ शेप। और ये रहा इसका लोन पेयर। मुझे तो बंदा सा दिख रहा है, बस 2 आंखें बन गई हैं यहाँ और पैर और हाथ हैं, बट एनीवेज जिसने देखा उसने सी सॉ देखा, तो नाम इसका सी सॉ ही है। SF4 का ये डिटेल आपकी कॉपी में आ गया हो विद दिस, यहीं पर लिखिए सी सॉ, तो मैं इसका एक्चुअल लुक दिखा दूँ आपको। इट शुड बी इन योर कॉपी। ये क्लास 12th में भी पूछा जाएगा, क्लास 11th में भी पूछा जाएगा। इट कवर्स एटलीस्ट 2 to 3 चैप्टर्स। नोटेड एवरीबडी? कैन आई शिफ्ट द स्लाइड? अंश नोट कर पा रहे हो साथ साथ? चलिए, ये मैं मान रही हूं, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो मीन्स मेरी स्पीड ठीक है और आपको समझ भी आ रहा है। ये है, देखो। अब मतलब हम बनाते वक्त उतना क्लैरिटी से शायद ना बना पाए, लेकिन मजा इसी में आता है बिकॉज वी आर इमेजिनिंग थिंग्स एंड द रियल थिंग इज, वो हमारे इमेजिनेशन को थोड़ा सा किल कर देता है, हमें सोचने नहीं देता। ये देखो, यहाँ पर था एक लोन पेयर। कई बार बच्चे क्लास में सवाल पूछते हैं, मैम आपने यहाँ लोन पेयर बनाया, यहाँ बनाते तो। देखो, जब 2D बना रही थी मैं, मेरी मजबूरी थी। अगर मैं लोन पेयर यहाँ बनाती ना, मैं आपको सी सॉ ना समझा पाती, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे को फ्लैट डायग्राम बनाना है। और अब मैं यहाँ बता सकती हूँ बड़े आराम से। तुम यहाँ बनाते तो क्या फर्क पड़ता, लोन पेयर यहाँ बना दो, ये भी तो सी सॉ होता। यहाँ बना देते लोन पेयर तो ये भी तो सी सॉ होता। सो एनीवेज, तीनों में से किसी भी जगह बना देते तो आपके पास सी सॉ तो मिलता ही मिलता। ये तो वो वाला डंडा है ही है जो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ज्यादा नहीं, और ये दो तो आपको हर जगह मिल रहे थे। सो दिस इज SF4 की सी सॉ शेप। तो कौन सी कैटेगरी चल रही थी? 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ये ना ड्रॉ करने लग जाना, ये आपके बस का नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब अगली कैटेगरी पे आए, थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या है? अब ये SF4 ही चल रहा है इतनी देर से, देखो तो अलग अलग व्यू उठा ली मैं SF4 की। चलो दिखा देते हैं बच्चों को, ये ऐसा होता है सी सॉ। तो दिस इज सी सॉ, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का नाम है ये सी सॉ। अब अगली आ जाती है कैटेगरी आपके पास, ऑब्वियसली 1 लोन पेयर नहीं, 2 लोन पेयर। इसमें मुझे टोटल आपका रोल चाहिए। तो तीसरी कैटेगरी, व्हेन वी हैव 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, यानी वो स्टेरिक नंबर तो 5 ही चल रहा है, 5। तो मैंने तो जी यही एक्सपेक्ट कर रखा था, मैं तो पहले वही बनाऊंगी, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 2 लोन पेयर हैं तो क्या दिक्कत है,
दोनों को कौन सी लोकेशन प्रेफरेबली देनी है? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ए ये रहा बीच में, एक्स एक्स और एक्स, ये होगी ज्योमेट्री। हम जानते हैं ये थोड़ा धक्का ज़्यादा देंगे, रिपल्शन ज़्यादा देंगे, इसीलिए ये वाली जो लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी ये। अब देखूं बच्चे इसको शेप को क्या नाम देते हैं, दीजिए यार बच्चों, आप लोगों से ही आना चाहिए नाम। ये थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा कर दिया मैंने, इतना होता नहीं है, थोड़ा सा होता है बस। क्या नाम दोगे इसको? सीधा उल्टा कैसे ही खड़ा कर लो, जैसे सीसॉ के लिए हमने रोटेट किया था, इसको रोटेट कर लो 90 डिग्री। क्या नाम दोगे बच्चों इसको? किसी अल्फाबेट से मिल रहा है? मैम टी शेप। मैम टी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इट इज टी शेप्ड ज्योमेट्री। दिखा भी देती हूँ, बना लिया सबने ये? अच्छा, इसका एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही नहीं है आपको। इसका एग्जाम्पल मैं एक बार दिखा दूँ। टी शेप्ड दिख रहा है सबको? टी शेप्ड एग्जाम्पल इसके 3-4 लिख लो एक से ही, सब में यही की बात है। ClF3 क्योंकि हेलोजन है ना सेंटर में, BrF3, सॉरी, इन सब में एक ही बात होगी, चाहे ClF3 ले लो चाहे ब्रोमीन। ये BF3 मत ले लेना, ये BrF3 है, ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज ना होना इस चीज में। ICl3, सब में क्या हो रहा है? बीच में एक हेलोजन और पेरिफेरी में 3 अलग अलग चीजें। तो ये आपके पास सारे एक से ही है वही। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है ClF3 में 3 तो बॉन्ड पेयर्स हैं, साथ में 2 लोन पेयर्स भी हैं। तो अक्सर इनको कहा जाता है AB3L2। L2 मतलब 2 लोन पेयर। तो ज्योमेट्री क्या आई बच्चों? टी शेप्ड। आई होप ये और ये बन गया, और तो कुछ आपसे चाहिए भी नहीं था। दिखाने के लिए आपके लिए ClF3 ले आई मैं, कि आप ये ना कहो हम इमेजिन नहीं कर पाए मैम ने जैसे बताया। ऑल्दो मुझे अपनी क्लासरूम में आज तक इन 3D ज्योमेट्रीज की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे हाथों से ही मैंने क्लासरूम में ही इमेजिन करवा के कराया, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि बच्चे कर भी लेते हैं। तो ये हुआ टी शेप्ड। अब लास्ट चीज़ देखें इसके अंदर, एक और कैटेगरी, और ये सबके लिए है भाई। स्कूल वालों से भी पूछ रहे हैं कि ये मत सोचना है कंपटीशन का हाई फाई चल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो अब मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास बचा 2 तो बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। अब तुम लोग मुझे बताओ, स्टेरिक नंबर 5 जिसमें 3 लोन पेयर, ज्योमेट्री तो ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल ही है 5 की, तीनों लोन पेयर किधर आ गए? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो कहाँ बनेगा? इन 2 जगह पे। ये जो बचेगी शेप, इस शेप को क्या नाम दोगे? देना जरा, जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो बोलो यार। सचिन जवाब दो, समीर, हार्दिक, वाई यू पीपल आर नॉट आंसरिंग, प्रबलीन, प्रप्रीत, तुम्हारे तो इकट्ठे ही नाम लेती हूँ मैं। इस शेप को क्या नाम दोगे? लीनियर। लीनियर, एब्सोल्युटली लीनियर। बिल्कुल सही। ये क्या बन गई मेरे पास? धान्या समझ आ रहा है बच्चे? ये क्या बन गई मेरे पास? लीनियर शेप। दिस इज लीनियर। अब इसका एग्जाम्पल भी दे देती हूँ लगे हाथ, जो अभी तक आपको कराया नहीं है। I3 नेगेटिव, कैटायन एनायन वाला नंबर अब तक आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा आपको वेस्पर में मैंने कवर करा दिया। आप बड़े आराम से स्टेरिक नंबर देखोगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, आपको मिल जाएगा। अभी अगली क्लास में फिर हम केसेस लेंगे तो और बिल्ट होता जाएगा। क्लियर बच्चों? ये भी। अब ये देखो, 3 लोन पेयर्स, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये देखिए 3 लोन पेयर्स। तो क्या ज्योमेट्री आ गई? I3। एडवांस का IIT का आया हुआ क्वेश्चन है 3-4 साल पहले, I नेगेटिव की ज्योमेट्री। और उसके बाद से इतने सालों से हम लगातार देख रहे हैं मेंस में किसी ना किसी तरीके से I3 नेगेटिव पे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है इसी चैप्टर से। चाहे लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछ लो, चाहे हाइब्रिडाइजेशन, चाहे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट जो अभी आपके पास आएंगे, वो I3 नेगेटिव नहीं छूट रहा इन लोगों पे, इसीलिए बेसिक क्लास में डाल दिया मैंने I3 नेगेटिव। नाउ आपने क्या क्या पढ़ लिया उसको समरी दें एक बार। हैव अ लुक। आपने पढ़ा पहले तो PCl5 जो स्टेरिक नंबर 5 वाला बेसिक ज्योमेट्री, और वो बेसिक ज्योमेट्री क्या थी? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है बट इतना है कि आप इमेजिन कर पाएं।
ये थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर आया इक्वेटोरियल पे, शेप क्या हो गई थी, सीसॉ, और इसका एग्जाम्पल था SF4। फिर हमने देखा दो दो लोन पेयर आ गए तो शेप आ गई टी शेप्ड, उसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, ClF3। फिर हमारे पास आया तीन तीन लोन पेयर वाला केस और उसकी ज्योमेट्री थी लीनियर, इकलौता केस है इसमें मेरे पास, इसीलिए मजबूरी थी ये लाना, I3 नेगेटिव। लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, ये देखिएगा। अब कौन सा स्टेरिक नंबर रह गया मेरे पास अब तक के डिस्कस्ड हिसाब से, 6 स्टेरिक नंबर को आप पहले ही आज एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसको ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं इस ज्योमेट्री को, और स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं। आई होप मुझे उसको अब दोबारा नहीं समझाना चाहिए। तो अब आखिरी कैटेगरी आज के लिए जो डिसाइडेड थी वो थी, आप जो लिख रहे हो सी कैटेगरी या जिस तरह से भी लिख रहे हैं ABC, हमने टेट्रा और ये और तीसरा ये वाला ऑक्टा वाला केस लिया, ऑक्टाहेड्रल शेप, खैर इसको क्या लिखना भी, आप लिख रहे हो स्टेरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6 में छयों के छयों बॉन्ड पेयर हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? चलिए, 6 बॉन्ड पेयर। दूसरा केस में क्या लूं, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तीसरा केस क्या लूं, 4 बॉन्ड पेयर्स। ममता देख लेना कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कैटायनिक एनायनिक वाला, जस्ट हैव अ लुक इन टेस्ट। 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर्स। चौथा केस बच्चों, 3 बॉन्ड पेयर्स और 3 ही लोन पेयर। पहले इतने केसेस लेते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे और की जरूरत पड़ी तो। 6 बॉन्ड पेयर हैं, ऑक्टाहेड्रल, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ये होगी। आ जाते हैं अगली चीज पर। अगली चीज मेरे पास यही है, मतलब आपको एक बार दिखा दूं मैं, ये वाली ज्योमेट्री, एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। तो अब इसमें दूसरी कैटेगरी, पहले तो छयों के छयों बॉन्ड पेयर है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। दूसरी कैटेगरी मेरे पास है 5 तो हो बॉन्ड पेयर, 1 हो लोन पेयर। अब उसका एग्जाम्पल, जैसे यहां मैंने 3 लिखे हैं, मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेती हूं, ClF5। ClF5, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मेरे को दिखता है जिनॉन का, बट चलिए आज ClF5 ले लेते हैं, जिनॉन का भी ले लेंगे। ClF5 एज वेल एज, अब दिख गया तो मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, जिनॉन OF4। कोई लुइस डॉट, अब आप जानते हो जिनॉन के कंपाउंड मिल गए थे, लुइस डॉट स्ट्रक्चर में वायलेशन में पढ़ा है। तो जिनॉन ने क्या क्या बना रखा है, जिनॉन ने एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना रखा है, उसका ऑक्टेट पूरा, और 4 फ्लोरीन के साथ उसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है। और अगर जिनॉन के वैलेंस शेल में देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका तो ऑक्टेट पूरा ही होता है। गिन लेते हैं कितने यूज हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी अभी एक पूरा पेयर बकाया था। ये प्लस ClF5 देखते हैं, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों ये आज का लास्ट है, इसलिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन में 7 होते हैं। 5 तो वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए बैठे हैं, अपना ऑक्टेट शॉक्टेट तो पूरा कर ही नहीं रहे, उसको तो धज्जे उड़ा दी हमने यहाँ पर। दिस एक लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर इज 6। मैंने इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी होती है, आप बड़े आराम से बता देते हैं, आज पूछ नहीं रही हूँ, अगली क्लास में पकड़ूंगी उस चीज में। कैसे बता देते हैं आप मेरे को, Cl आपने 5 बॉन्ड बनाने, आप उतने ही इलेक्ट्रॉन को P से उठा के, S से उठा के, एक्साइट करवा के D में भेज देते। लास्ट क्लास में किया है आप लोगों ने, यहाँ से एक उठा के इधर भेज दिया, यहाँ से एक उठा के इधर भेज दिया, यहाँ वाले को जरूरत नहीं पड़ी, 5 बॉन्ड बन गए। आप मेरे को sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन लास्ट क्लास में दे चुके हैं, इसके टेस्ट में आज क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं, कर लेना, क्योंकि मुझे पता है आपका वो हो चुका है पार्ट। अब ClF5 में 1 लोन पेयर
और 5 बॉन्ड पेयर, 6 स्टेरिक नंबर की ज्योमेट्री मैं तो एक्सपेक्टेड बना रही हूँ, और वो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर बाय पिरामिडल यानी कि ऑक्टाहेड्रल। उसमें रूल, लोन पेयर इज प्रेफरेबली अलॉटेड एक्सियल पोजीशंस। लोन पेयर ड्यू टू मिनिमम रिपल्शन एक्सियल पोजीशंस पर ही लगाया जाता है। ये रूल है, पिछले वाले से उल्टा। पिछले वाले में इक्वेटोरियल पोजीशंस पे लगाया जा रहा था, आज लोन पेयर इस वक्त इस वाली ज्योमेट्री में एक्सियल पोजीशन पे लगाया जाएगा। तो कर देते हैं यहाँ पे अलॉट्स क्लोरीन का एक लोन पेयर। इट इज वेरी सिंपल। और बाकी 5 फ्लोरीन चुपचाप यहाँ। ये ज्योमेट्री क्या थी बच्चों? ये ज्योमेट्री स्क्वायर बाय पिरामिडल थी। इसके चक्कर में एक पिरामिड गायब हो गया ना इसका, क्योंकि अब ये तो कॉर्नर बनाएगा ही नहीं, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह, गुब्बारे की तरह लटका हुआ है ऊपर। इट इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल इन ज्योमेट्री। उड़ा दो इसको, उड़ा दो तो क्या बचा? एक स्क्वायर और उसका एक पिरामिड उड़ा दिया आपने, सिर्फ नीचे वाला पिरामिड बचा है। देखो मैं अलग कलर से पिरामिड बना रही हूँ। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? लिखिए। अब हम जो भी केस यहाँ डिस्कस कर रहे थे उस केस को हम ClF5, XeOF4 सब में सेम है, तीनों में। जिनॉन के केस को अगली क्लास में और डिटेल में बात कर लेंगे। तो इसका नाम क्या लिखोगे? स्क्वायर पिरामिडल। इसका क्या नाम लिखेंगे बच्चों हम? स्क्वायर पिरामिडल। एक लोन पेयर आया तो एक पिरामिड गायब हो गया, दूसरा लोन पेयर ले आऊंगी तो दूसरा यहाँ आ जाएगा, तो वो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बन जाएगी। तो फिर तो अब हमारे पास बस ये पता होना चाहिए हमको जी लोन पेयर किधर पटकनी है, उसके बाद तो हम काम कर लेंगे। तो कैटेगरी नंबर 2 भी हो गई सबसे। अब आ जाते हैं कैटेगरी नंबर 2 का, आपको दिखा तो दूं सच, ये रहा स्क्वायर पिरामिडल। बाय पिरामिडल का एक बाय मतलब एक पिरामिड गायब हो गया जो येलो कलर से बना रखा है। ये देखिए येलो कलर वाला लोन पेयर था, उड़ा दिया उसको। ई लिखा है उसकी जगह, मैं एल बोल रही हूँ, अगले ई बोल रहे हैं, बस वही फर्क है। तो क्या बचा? सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल बचा। अगली स्लाइड पे जाऊं उससे पहले ही आपको बता देती हूँ, और आप ही बता दोगे। दूसरा लोन पेयर आएगा, वो भी प्रेफरेबली इधर डालोगे मैम आप, तो दोनों उड़ जाएंगे। ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। बिल्कुल सही। अब तो खेल सिर्फ ये जानने का रह गया है कहाँ पर स्टेरिक नंबर 5+1 है, कहाँ पर स्टेरिक नंबर 4+2 है। जिनॉन में भी और कुछ नहीं देखना आपको। जिनॉन में ये देखना है 5 तो बॉन्ड बना रखे हैं और एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड है उसको साइड में रखिए। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, ज्योमेट्री में रोल ही नहीं करता पाई बॉन्ड। सो तीनों में सब कुछ सेम। 2 लोन पेयर वाला ले आई तो कैटेगरी नंबर 3 इसी के अंदर। व्हेन इट हैज 2 लोन पेयर्स XeF4। अब देखो जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 4 ने तो फ्लोरीन के साथ बना रखा है बॉन्ड। ये रहा 4 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है। बाकी आप देख लो क्या है, 2 लोन पेयर है ना। 4+2 आ गया, 4+2 आ गया मतलब वेस्पर कहता है जी ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाय पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। ये उड़ा दो ज्योमेट्री से, ये उड़ा दो। क्या नाम आ गया ज्योमेट्री का? स्क्वायर प्लेनर। लिखिए इस ज्योमेट्री का नाम। खत्म करूं मैं क्लास को? लिखिए, फिर समरी दिखानी है मेरे को ऑक्टा की। आई होप नोटेड। और ड्रॉ भी करना है इसको। तो कैसे ड्रॉ करना है? ऐसे बस। बीच में जिनॉन, ये रहे 4 फ्लोरीन, दैट्स इट। हाँ, अपने लिए खुद के, ये सारे 12th के हैं, ऐसे बना दो। व्हाट्स रॉन्ग? बहुत अच्छा लगेगा कि आप पूरी नॉलेज के साथ हो। जिनॉन टेट्रा फ्लोराइड। तो समरी दे रहे हैं जरा हम ऑक्टा की। ऑक्टा के इतने ही केसेस थे, और वाली कैटेगरी अभी नहीं, अभी वो बियॉन्ड योर स्कोप है। मैंने चाहे वैसे बात कर ली, लेकिन वो आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ये रही सिंपल स्क्वायर बाय पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए ऊपर लिखा है ऑक्टाहेड्रल। जब सारे बॉन्ड पेयर थे, लेकिन जैसे एक लोन पेयर आया तो ज्योमेट्री क्या हो गई? स्क्वायर पिरामिडल हो गई। देखिए पिरामिड सा बनता है ना, नीचे बेस में बना स्क्वायर और ये रहा पिरामिड। ऐसे ही जब 2 लोन पेयर आ गए तो ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। ये था आज का काम वेस्पर का। तो
तो इससे पहले जो लोग मेरे से वेस्पर के बारे में बात भी कर रहे थे तो उनको मैं यही कह रही थी तो वेस्पर हमने जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग देखा है। आज आपको पता चल गया होगा वेस्पर के पोस्टुलेट जितने छोटे थे उतना ही ये बड़ा था। ये था आज की क्लास के एंड का टेबल जो मैं कह रही थी बनेगा। ये देखिए बच्चों, मैंने यहां से आपको पढ़ाना शुरू किया जब स्टेरिक नंबर देख रहे हैं, स्टेरिक नंबर लिखा हुआ है, स्टेरिक नंबर 4। आप चाहे नाम लिख के काम चला लीजिए या ड्रॉ कर लीजिए। ये मैंने आज की डीपीपी में फ्रंट में ये पूरा टेबल दिया है आपको। सबसे पहले डीपीपी में ये टेबल बना हुआ है तो आप चाहे वहां से भी नोट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा दूं। जब स्टेरिक नंबर 4 है, बेसिक ज्योमेट्री 0 लोन पेयर। जब लोन पेयर नहीं, मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपके सामने, तब बेसिक ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर आ गया तो उसने जगह ले ली एक ई, देखिए उड़ गया। बची ज्योमेट्री क्या? ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि ज्योमेट्री तो सिर्फ इतनी बची। ये जब 2 लोन पेयर आ गए, ये रहे वाटर का केस, ज्योमेट्री आ गई बेंड। फिर आ गया स्टेरिक नंबर 5 वाला केस। 5 वाले में मेन ज्योमेट्री क्या थी बच्चों? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक लोन पेयर आया तो आपको याद हो, एक लोन पेयर आया तो ये रहा सीसॉ ज्योमेट्री आ गई थी। 2 लोन पेयर आए, आप ही लोगों के साथ डिस्कशन में आपने मुझे दिखाया, हाँ बिल्कुल, और खुद ही नाम बताया। 2 लोन पेयर के बाद ये बचा था टी शेप्ड। और अगर 3 लोन पेयर आए, ये वाला केस स्कूल में शायद ही कभी पूछें, क्लास 12th का, टोटल 12th का, लेकिन 12th में कौन वेस्पर दोबारा पढ़ाएगा 1-2 केसेस के लिए? हर कोई यही कहता है कि रेफर टू क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। तो ज्योमेट्री क्या बच गई? ज्योमेट्री बच गई मेरे पास लीनियर। ऐसे ही जिस हिसाब से हम अभी चल रहे थे, हम एक आखिरी जो हमारे पास बचता है वो क्या था? वो था स्टेरिक नंबर 6 वाला। सिंपल केस में स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर आ गए तो स्क्वायर पिरामिडल। इसमें और अभी आपका स्कोप नहीं है, आपको बताया नहीं जा सकता, इसीलिए नहीं लेंगे। यहां वेस्पर टेस्टफुली मैं कहूं आज खत्म हुआ मेरे पास। ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आएगा। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। कम से कम 2 साल में 5 से 6 लेसन में जब मन आएगा आपसे ज्योमेट्री पूछ लेंगे, कहेंगे क्यों केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा नहीं है आप लोगों ने। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वेस्पर में कोई मिस्टेक करने का स्कोप नहीं मिलना चाहिए। सो नाउ बिफोर गोइंग फॉर टुडेज टेस्ट, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि आज के टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं और बच्चों की शिकायत होती है इतना लंबा तरीका है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, और फिर सोचो पाई वाला इन्वॉल्व नहीं होगा, फलाना इन्वॉल्व नहीं होगा। एक शॉर्टकट मैजिकल फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, उससे 4 मैजिक नंबर निकालने हैं। अगर मैजिक नंबर आया 4, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। कुछ नहीं सोचना आपको, हाइब्रिडाइजेशन जो 2 दिन से मैं गाना गा रही हूँ टोटल हटा दो उसको। शॉर्टकट जो एक आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा भी कर लेगा इसके बाद। तो 4 नंबर आया तो sp3, 5 नंबर आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। चलते चलते दे रही हूँ, 3 क्वेश्चन है आज के टेस्ट में। आई वॉन्ट टू सी जब एग्जॉस्ट होने लगते हो तब दिमाग कितना तेज होता है तुम लोगों का, और असली तो तभी डिसाइड होता है एग्जाम्स में, एग्जॉस्ट होने लगते हो तब गलतियां होती हैं। 6 अगर मैजिक नंबर 6 आया तो sp3d2, अगर 3 आया तो sp2, 2 आया तो sp। तो क्लास में होते हैं कुछ बदमाश बच्चे, अगर 2.5 आया गलत कर रहे हो, राइट? कुछ भी और आया मतलब फ्रैक्शन में गलत कर रहे हो, अपने आप को चेक करो, ठीक है? चलिए, क्या है वो शॉर्टकट फॉर्मूला x निकालने का? x माने दिस नंबर। ये फॉर्मूला ये रहा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय, ऑब्वियसली जिसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है उसी के लिए लग रहा है, सेंट्रल एटम की, मल्टीप्लाइड बाय उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंसी नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखती है। उसके बाद आप उसमें लिखेंगे प्लस कितने उसके चारों तरफ, ऐसे यही गलती करोगे, ऐसे एटम्स हैं
जो मोनोवैलेंट हैं, जिनकी वैलेंसी एक ही है, जो सिंगल बॉन्ड बना पाते हैं, सिर्फ ऐसे एटम गिन लेना, जितने हैं चुपचाप ऐड कर देना। और अगर उस स्पीशीज पर कोई चार्ज है जैसे CH3+, अगर उस पर कोई कैटायनिक चार्ज है, कैटायनिक चार्ज को माइनस करेंगे, -C, एनायनिक चार्ज को प्लस करेंगे, +A। नोट डाउन दिस फॉर्मूला। अप्लाई करते हैं एक केस पर। मुझे लगता नहीं, वैसे मैंने आज के टेस्ट में दिया, बट मुझे डाउट सा हो रहा है, तो चलते चलते एक चीज़ दे रही हूँ, ताकि आज कहीं हाइब्रिडाइजेशन निकालने की आपकी इच्छा हुई, ज़रूरत हुई तो शॉर्टकट से निकाल लेना। नोट कर लिया ये फॉर्मूला। मैं आप लोगों से एक स्पीशीज़ की हाइब्रिडाइजेशन निकलवा रही हूँ, ये मानते हुए कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला नोट कर लिया। इसी की निकाल लेते हैं ना, कार्बन। चलो निकालते हैं। हाफ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसके चारों तरफ कितने ऐसे एटम्स हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही होती है, और कितने हैं? 3। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया? 3। क्या इस पे कोई चार्ज है? हाँ। कौन सा? कैटायनिक। माइनस कर दो उतना, -1। ऑब्वियसली एनायनिक तो नहीं होगा, +0, तो इसको तो भूल ही जाओ। करवाना बच्चों, ये हाफ × 4 + 3 - 1 क्या होगा? 4 और 6/2, 3 आ गया। नंबर 3, नंबर 3 स्टैंड्स फॉर sp2 sp2। एक और करवा रही हूँ, ठीक है। अब आपको कोई कहे SO4 2 नेगेटिव में सल्फर की निकालो, कन्वेंशनल तरीके से नहीं निकाल सकते आप लोग। कोई लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में आप इसका 5 मिनट लगा दोगे। अभी तो कैटायन एनायन के लुईस डॉट में आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आया, वो भी लाना है। सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, शॉर्टकट। हाफ, इसके वैलेंस शेल में कितने होंगे? ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो जितने ऑक्सीजन में होते हैं उतने सल्फर में होंगे, 6 प्लस। क्या इसके चारों तरफ कोई मोनोवैलेंट एटम है? ना, ऑक्सीजन है जी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है। मोनोवैलेंट एटम है? नहीं है, चुपचाप 0 प्लस। क्या इस पे कोई कैटायनिक चार्ज है? नहीं, कैटायनिक चार्ज भी नहीं है, तो 0। क्या इस पे कोई एनायनिक चार्ज है? हाँ, 2। क्या आया आंसर? 6 + 2 8, 8/2 sp3। एब्सोल्युटली राइट। आंसर आया इसका sp3। कुछ नहीं करना पड़ा आपको। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, फिर लोन पेयर सोच, फिर पाई बॉन्ड सोच, पता नहीं इसमें कितने पाई बॉन्ड हो रहे होंगे, और हैं, आई नो दैट। वो सब चीज़ों का झंझट खत्म, आपको सिर्फ एक मैजिक नंबर निकालना है, और जिसका 4.5 2.6 इस तरह का आया वो फॉर्मूला गलत लगा रहा है। सो आज की क्लास में, आज के टेस्ट में कहीं हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़े तो करना एक्सपेरिमेंट और शॉर्टकट फॉर्मूला से निकालना। अगली क्लास यहीं से शुरू होगी, और अब तक आपको ये पता है जो लास्ट में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो अगली क्लास का मेन मुद्दा बनता है। So in next class, I'm going to take hybridization of special cases with this shortcut formula plus Lewis dot structure of charged species. चार्ज से रिलेटेड जो भी चीजें आपकी इन तीनों में आएंगी वो